बचपन के उस चाइल्डहुड फ्रेंड के टैग का फायदा उठाकर मैंने सू फैमिली की बड़ी बेटी को हमेशा अपनी उंगलियों पर नचाया। यहाँ तक कि उसे मुझे पापा कहने पर मजबूर किया। और 10 साल बाद जिस दिन सू जिक्सी को पढ़ाई के लिए विदेश जाना था, मुझे अचानक अपने फ्यूचर की यादें मेमोरीज आ गईं। मुझे एहसास हुआ कि मेरी इन पुरानी हरकतों की वजह से मेरा फ्यूचर पूरी तरह बर्बाद होने वाला है और मेरा परिवार खत्म हो जाएगा। मैंने तुरंत उससे दूर रहने का फैसला कर लिया। पर तभी जब मैंने देखा कि कोई चाकू लेकर सू जिक्सी की तरफ लपक रहा है, तो मैं अपनी इंस्टिंक्ट की वजह से उसके सामने कूद गया। वो ठंडी चमकती धार सू जिक्सी की आंखों के सामने से गुजरी और चारों तरफ खून फैल गया। काले कपड़ों वाले उस आदमी ने चाकू निकाला और भाग निकला। सू फैमिली के बॉडीगार्ड्स उसे पकड़ने दौड़े, पर मैं बेदम होकर सू जिक्सी की गोद में गिर गया। उस पल सू जिक्सी की हार्ट बीट जैसे रुक गई, सब कुछ थम सा गया। फिर उसने अपनी हिम्मत जुटाई और कांपते हाथों से मुझे उठाकर गाड़ी में उठाया। उसने घबराते हुए ड्राइवर पर चिल्लाकर कहा, जल्दी गाड़ी हॉस्पिटल ले चलो। मेरा चेहरा सफेद पड़ रहा था और शरीर की गर्माहट धीरे धीरे कम हो रही थी। सू सू जिक्सी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मेरी बात सुनकर उसकी आवाज कांपने लगी। जो कहना है हॉस्पिटल पहुंचकर कहना, तब तक बहुत देर हो जाएगी। दर्द की वजह से मेरी आंखों के सामने धुंधलापन छाने लगा और मेरी कॉन्शियसनेस जैसे किसी अनजान हाथ से दूर खिंचती जा रही थी। मैंने अपनी आखिरी ताकत बटोरी और बड़ी मुश्किल से कहा, तुम्हारे पिता की मौत के लिए मैं माफी चाहता हूं, और वो वाकई एक नर्स की गलती थी। तुम शाहजहा को दोष मत देना। सुजिक्सी के गले से रुलाई फूट पड़ी। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं उसे कुछ नहीं कहूंगी। आखिरकार मेरे चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आई। तो फिर अपनी बात से मुकरना मत। सुजिक्सी का दिल जैसे बैठ गया। मैं अपनी बात पर कायम हूं, अब तुम और मत बोलो। उसके बाद मैंने कुछ नहीं कहा, बस खामोश उसकी गोद में लेटा रहा। जब मेरे पिता शाओ कांगनेम को अपने बेटे के एक्सीडेंट की खबर मिली, तो उन पर जैसे बिजली गिर पड़ी। जब वो अपनी बेटी शाओ जीरो के साथ हॉस्पिटल पहुंचे, तब मैं आईसीयू में मौत से लड़ रहा था। सुजिक्सी बाहर एक बेजान बुत की तरह खड़ी थी। तभी शाओ जीरो ने गुस्से में उसे जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। तुम्हारी वजह से मेरे भाई का ये हाल हुआ है। सुजिक्सी चुपचाप खड़ी रही। जब जीरो उसे दोबारा मारने वाली थी, तो शाओ कांगन ने उसे रोक लिया। उन्हें बॉडीगार्ड से सब पता चल चुका था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मैं सू जिक्सी के लिए अपनी जान दांव पर लगा दूंगा। अपने बेटे को खोने के डर से वो शख्स टूट गया जो बिजनेस की दुनिया में बड़े बड़े फैसले लेते वक्त कभी नहीं हिचकिचाया था। बिजनेस वर्ल्ड का वो बेताज बादशाह, जिसने कभी मुश्किलों में अपनी भौहें तक नहीं सिकोड़ी थीं, आज वहां बैठकर सिसक रहा था। दूसरी तरफ आईसीयू के अंदर मुझे होश आ रहा था। मुझे जागता देख नर्स खुशी से चिल्लाई, शाओयंग मास्टर, आप होश में आ गए। मैंने हैरानी से चारों तरफ देखा। ये कहाँ हूं मैं? ये आईसीयू है? आपकी सर्जरी सफल रही? धीरे धीरे सारी मेमोरीज मेरे दिमाग में वापस आने लगी। वो सब भी जो मैंने गाड़ी में कहा था। मैंने गहरी सांस ली और पूछा, क्या मैं मर जाऊंगा? नहीं, अब खतरा टल चुका है। कुछ दिनों में आपको जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। ये सुनकर मैं दंग रह गया। अगर मैं नहीं मरा, तो क्या सुजिक्सी अपना वादा निभाएगी? मैंने फौरन नर्स को इशारा किया, सुनो, मेरे पिता को अंदर बुलाओ। पर ध्यान रहे उनके अलावा और कोई अंदर ना आए। आईसीयू के बाहर सुजिक्सी का चेहरा सफेद पड़ा था। तभी नर्स बाहर आई और बोली, शाओयन मास्टर को होश आ गया है, वो अपने पिता से मिलना चाहते हैं। शाओ कंगन लड़खड़ाते हुए अंदर भागे। सुजिक्सी भी मुझसे मिलने के लिए उठी, पर शाओ जीरो ने उसका रास्ता रोक लिया। मेरा भाई सिर्फ अपने पिता से मिलना चाहता है, उसने अपनी बहन तक का नाम नहीं लिया। सुजिक्सी, तुम अंदर जाने का सपना भी अब देखना। सुजिक्सी के होंठ कांपे, पर वो कुछ नहीं बोली। कुछ मिनटों बाद शाओ कांगन भारी मन से बाहर आए। जीरो तुरंत उनके पास गई। डैड, भाई ने क्या कहा? शाओ कांगन ने एक पेचीदा नजर सुजिक्सी पर डाली। उसने कुछ खास नहीं कहा, बस ये कहा कि हम फिक्र न करें। इतना कहकर वो चुपचाप कुर्सी पर बैठ गए। आधी रात को आईसीयू की मशीन्स ने अचानक शोर मचाना शुरू कर दिया। डॉक्टर्स और नर्सेस की भगदड़ मच गई। मुझे दोबारा इमरजेंसी के लिए ले जाया गया, लेकिन इस बार मैं वापस नहीं आ पाया। वो चाकू हार्ट के बहुत करीब था। सॉरी, हम उसे नहीं बचा सके। डॉक्टर की बात सू जिक्सी के कानों में बिजली की तरह कड़की। शाओ कांगन सुन्न खड़े थे। सफेद चादर ने मेरा चेहरा ढक दिया था। सू जिक्सी ने कांपते हाथों से वो चादर हटाने की कोशिश की, ताकि वो आखिरी बार मुझे देख सके,
और शाओ जीरो ने उसे धक्का देकर पीछे कर दिया। तुमने मेरे भाई को मार डाला, अब किस मुंह से उसे देखने आई हो? सुजिक्सी खामोश रही। जब शाओ फैमिली मुझे वहां से ले जाने लगी तो उसे महसूस हुआ कि उसके अंदर का भी कुछ मर चुका है। शाओ फैमिली के वारिस की मौत की खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। हर कोई जानता था कि मैंने सुजेक्सी को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। मीडिया ने हमारी पुरानी कहानियों को खोदना शुरू किया। कैसे मैंने उसके लिए अपनी पढ़ाई और विदेश जाना छोड़ दिया, कैसे उसकी कंपनी को बचाने के लिए 40 बिलियन के चेक दिए। ये सब पढ़कर यांग वेई की आंखों में आंसू आ गए। उसे पता था कि शाओ चुनन ने सुजिक्सी के लिए क्या कुछ नहीं किया और बदले में उसे सिर्फ बेरुखी मिली। पर यह सच सिर्फ वही जानता था, क्योंकि मैंने उसे कभी कुछ बोलने नहीं दिया था। उसे आज भी याद था जब मैं कंपनी आया था और सुजिक्सी ने मुझसे बुरा बर्ताव किया था। उस दिन के बाद मैं दोबारा वहां नहीं गया, पर मैंने यांग वी को एक लिस्ट दी थी और कहा था इन कंपनी से बात कर लेना, वो तुम्हारी मदद करेंगे। उस लिस्ट के साथ 300 मिलियन का चेक भी था, पर शर्त ये थी कि सुजिक्सी को पता ना चले। सच तो ये है कि अगर शाओ चुनान के दिए वो क्लाइंट्स और फंड्स न होते तो सुजिक्सी की कंपनी कभी खड़ी नहीं हो पाती। यांग वे ने भारी आवाज में सब सच बता दिया। शाओ चुनान ने तुम्हारी इतनी मदद की और अंत में तुम्हें बचाने के लिए जान दे दी। उसके दिल में कोई नफरत नहीं थी। तुमने उसे और उसके परिवार को समझने में गलती कर दी। शाओ चुनान का फ्यूनरल बहुत सादा था। परिवार ने सुजिक्सी को नहीं बुलाया था, पर कजन भाई रोनान ने उसे फोन कर दिया। उसे पता था कि उसका भाई सुजिक्सी से कितना प्यार करता था। शायद वो उसे आखिरी बार देखना चाहता हो। जब सुजिक्सी वहां पहुंची तो शाओ जीरो ने उसे रोकना चाहा, पर शाओ कांगन ने मना कर दिया। अगर वो उसे विदा करने आई है तो आने दो। गमगीन संगीत के बीच उन्होंने अपने बेटे की राख को दफन कर दिया। मेरे वजूद का आखिरी निशान भी पत्थर के नीचे दब गया। सब लोग चले गए, पर सुजिक्सी वहीं खड़ी रही। सुबह की पहली किरण जब मेरी तस्वीर पर पड़ी तो उसने उसे सहलाया और कहा, चुनान, तुमने थोड़े वक्त के लिए मुझसे प्यार किया था, पर मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे उस प्यार का कर्ज उतारने में लगा दूंगी। इधर नॉर्थ सिटी एयरपोर्ट पर शव कांगन ने बड़े प्यार से मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। मैंने कहा था कुछ दिन रुक कर जाओ, पर तुम माने ही नहीं। मैंने बस एक फीकी मुस्कान दी। पास खड़ी भाई रोनान की आंखों में आंसू थे। भाई, आपने अपनी फेक डेथ के बारे में मुझे बताया तक नहीं। जानते हैं मैं कितना रोई हूं। अगर बता देता तो मेरा प्लान फेल हो जाता। तुम फ्यूनरल में रोने के बजाय मुस्कुरा रही होती। ये सुनकर वो मुंह बनाने लगी। पर फिर भी मुझे 1 महीने तक ऐसे तड़पना ठीक नहीं था। मैं जानता था वो दुखी थी, पर जब उसे मेरा फोन आया कि एयरपोर्ट आ जाओ तो उसे लगा वो सपना देख रही है। नन, मैं हूं, मैं जिंदा हूं। उसकी खुशी का ठिकाना है। सबको अलविदा कहकर मेरा प्लेन आखिर उड़ चला। नीचे इमारतों को छोटा होते देख मुझे सुकून महसूस हो रहा था। मेरे जाने के बाद सुजिक्सी बहुत बीमार पड़ी और पूरी तरह बदल गई। अब उसका मिजाज और काम करने का तरीका कोई समझ नहीं पाता था। 5 साल बीत गए। सुजिक्सी आज भी मेरी कब्र पर फूल चढ़ाने आती है। उसकी आंखों में आज भी वही दर्द है। 5 साल पहले श्याओ चुनान की कहानी वहीं रुक गई थी। अगर उस दिन वो हादसा ना हुआ होता तो क्या वो आज भी उससे प्यार करता? जब वो वहां से जाने लगी तो ली युआनयुन उसका इंतजार कर रही थी। मेरे डैड ने जिस डॉक्टर की बात की थी उनसे संपर्क हो गया है। कल सुबह की फ्लाइट है जानचंग के लिए। सुजिक्सी ने बस सिर हिला दिया। आसमान की तरफ देखते हुए उसने सोचा, अगर चुनान आज जिंदा होता तो वो एक बड़ा सर्जन होता। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में एक नर्स भागते हुए मेरे पास आई। डॉक्टर, बेड नंबर 8 का पेशेंट होश में आ गया है। मैंने फोन पर कहा, मैं अभी बिजी हूं, तुम 12:30 बजे युनशी होटल पहुंच जाना। फोन रखकर मैं पेशेंट को चेक करने चला गया। मेरा काम खत्म हुआ तो लिम जिचिंग ने कहा, आज साथ में लंच करते हैं। नहीं, आज मेरे 2 दोस्त आ रहे हैं, उन्हीं के साथ जाऊंगा। मैंने पास वाले ऑफिस की तरफ इशारा किया। वैसे ये बूढ़ा अभी तक लंच के लिए क्यों नहीं गया? क्या अब भी वो पुरानी कहानियां सुन रहा है? लिन जिचिंग ने बताया कि कोई बड़ा बिजनेस जायंट बाहर से उनसे मिलने आया है। मुझे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मेरे खुद के डैड और बहन बहुत बड़े बिजनेस टाइटन्स हैं। मैं अपना सामान समेटकर नीचे जाने लगा। तभी भाई रोनन का फोन आया। भाई, तुम्हारे दोस्त ने क्या बेकार जगह चुनी है, यहाँ पार्किंग मिलना नामुमकिन है। मैंने हंसते हुए कहा, थोड़ा और ढूंढो, मिल जाएगी। यहाँ का खाना सबसे बेस्ट है। उसी वक्त एक दीवार की दूसरी तरफ से सू जिक्सी और ली युआनवन हॉस्पिटल की तरफ आ रहे थे। वो जानी पहचानी आवाज सुनकर सू जिक्सी के पैर जम गए। उसने पागलों की तरह चारों तरफ देखा
उसे लगा उसने मुझे देखा है। वो दौड़कर उस तरफ गई, पर वहां सिर्फ उड़ते हुए फूलों की पंखुड़ियां थीं। सुजिक्सी, क्या हुआ? ली यानुआन ने पूछा। उसने अपनी नजरें झुका ली और धीरे से कहा, कुछ नहीं। उसे लगा वो आवाज शायद उसके मन का वहम थी। पार्किंग में बायरोनान को आखिरकार एक जगह मिली, पर तभी एक मर्सिडीज ने आकर उसकी जगह छीन ली। गुस्से में उसने खिड़की खटखटाई। ये क्या बदतमीजी है? मैं यहाँ खड़ी थी। अंदर से एक स्मार्ट सा लड़का बाहर झांका। तुम काफी देर से बस खड़ी थी? मुझे लगा तुम्हें पार्किंग नहीं चाहिए। भाई रोनन भड़क गई। किसने कहा मुझे नहीं चाहिए? लड़के ने मजाक उड़ाया। तो क्या तुम्हारी ड्राइविंग इतनी खराब है कि तुम इसे पार्क नहीं कर पा रही थी? रोनान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुमने रूल्स तोड़े हैं, ये मेरी जगह थी। जल्दी बाहर निकालो अपनी गाड़ी। उस लड़के ने दरवाजा बंद करते हुए कहा, इतनी खूबसूरत होकर भी तमीज नहीं है। लेडीज फर्स्ट का जमाना गया, अब जेंटलमैन फर्स्ट का रूल है। भाई रोनान उसकी लॉजिक सुनकर दंग रह गई। तुम्हारे जैसे मर्द को तो। लड़का चिढ़ गया। कैसा मर्द? साफ साफ बोलो। ये पब्लिक पार्किंग है, तुम रास्ता रोक रही थी, इसमें मेरी क्या गलती? भाई रोनान ने गुस्से में उसकी गाड़ी पर एक लात मारी और अपनी कार लेकर वहां से निकल गए। लड़का हक्का बक्का रह गया। पागल औरत, गुस्सा गाड़ी पर क्यों निकाल रही है? इधर मैं जब होटल पहुंचा तो देखा कि गांव यहान बुरी तरह चिढ़ा हुआ था। तुझे क्या हुआ? आज मेरा दिन ही खराब है। एक बदतमीज औरत मिली जो पार्किंग के सामने खड़ी थी। जब मैंने अपनी गाड़ी पार्क की तो उसने बहस की और मेरी कार पर लात मारकर भाग गई। अरे, ये तो वाकई हद है। तभी मैंने दरवाजे पर बाई रोनान को देखा और उसे पास बुलाया। उसे देखते ही गांव हियान के होश उड़ गए, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। मैंने हैरानी से पूछा, तुम तो बहुत पहले आ गई थी ना, फिर देर क्यों हुई? क्या बताऊं भाई, रास्ते में एक इडियट मिल गया था, उसी की वजह से देर हो गई। ये सुनकर गांव यहान अपनी जगह से खड़ा हो गया। तुमने इडियट किसे कहा? भाई रोनान ने आराम से पानी पिया और बोली, जिसने सुना उसी को कहा। दोनों के बीच बहस छिड़ गई। चुनान, देख इसे। मैं दोनों को शांत कराने की कोशिश करने लगा। बड़ी मुश्किल से खाना खत्म हुआ। उधर हॉस्पिटल में डॉक्टर हु ने सू जिक्सी की रिपोर्ट देखी। सू मिस, क्या ये सरदर्द और नींद न आने की समस्या उस दोस्त की मौत के बाद से शुरू हुई है? ली युआनुअन ने फौरन कहा, जी हाँ, कभी कभी तो ये 10-10 दिनों तक नहीं सो पाती। डॉक्टर का चेहरा गंभीर हो गया। आपका केस थोड़ा पेचीदा है, इसे हार्ट सिकनेस कहते हैं। सुजिक्सी ने उनकी तरफ देखा। वो जानती थी कि ये दिल की बीमारी है जिसकी दवा अब इस दुनिया में नहीं है। क्या इसका कोई इलाज है? डॉक्टर ने कुछ दवाइयां लिखी। ये 3 महीने का कोर्स है, अगर इससे सुधार नहीं हुआ तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। सो जिक्सी को इस जवाब से कोई हैरानी नहीं हुई। वो खामोशी से उठी, शुक्रिया डॉक्टर। जैसे ही मैं होटल से वापस आया, लिन जिचेंग फिर दौड़कर आया। चुनान, वो बिजनेस लेडी वाकई बहुत खूबसूरत है। तुझे तो हर कोई खूबसूरत लगता है। नहीं यार, ये वाकई में बहुत हसीन है। यकीन नहीं आता तो देख लेना, वो अभी अंदर ही है। मैंने मुस्कुराकर बात टाल दी और कपड़े बदलने चला गया। उसी वक्त सू जिक्सी कमरे से बाहर निकली। लिन जिचेंग उसे देखता रह गया और मन ही मन बोला, चुनान बाहर क्यों नहीं आ रहा? और मैं अंदर कपड़े बदल रहा था और उसकी बात नहीं सुन सका। हम एक बार फिर एक दूसरे से मिलते मिलते रह गए। अगले दिन एयरपोर्ट पर मैं बाई रोनान को छोड़ने गया था। वहां एक छोटी बच्ची दौड़ते हुए गिर पड़ी और रोने लगी। बाई रोनन ने उसे गोद में उठाया और पुचकारा। मैंने उसका खिलौना उठाकर बच्ची के हाथ में दिया। पास ही खड़ी सू जिक्सी की नजर उस तरफ गई। वो पीठ मेरी पीठ से बिल्कुल मेल खाती थी। सू जिक्सी का दिल जोर से धड़का। वो भीड़ चीरते हुए उस तरफ भागी, और जब वो वहां पहुंची तो वहां सिर्फ बाई रोनन बच्ची से बात कर रही थी। सू जिक्सी ने अपनी भावनाओं पर काबू पाते हुए पूछा, शाओ चुनान, वो कहाँ है? बाई रोनन ने हैरानी से देखा। सू मिस, आप पागल तो नहीं हो गई? मेरा भाई कहाँ है ये आपको अच्छी तरह पता है। सू जिक्सी ने एक गहरी सांस ली और बच्ची के पास घुटनों के बल बैठकर पूछा, बेटा वो भैया कहाँ गए जिन्होंने खिलौना दिया था? बच्ची डर गई और बोली, कोई भैया नहीं थे, वो तो दीदी थी। सू जिक्सी सन्न रह गई। उसे लगा बाई रोनन झूठ बोल सकती है, पर ये छोटी बच्ची क्यों झूठ बोलेगी? क्या वाकई उसे फिर से वहम हुआ था? ली युआनुआन ने माफी मांगते हुए कहा, सॉरी, शायद ये बहुत थकी हुई है इसलिए इसे गलत फहमी हो गई। पर सू जिक्सी को अभी भी शक था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? रोनान ने संभलते हुए कहा, बस घूमने आई थी, अब वापस जा रही हूँ। दोनों के बीच तनातनी साफ थी। ली युआनुआन ने बात बदली और सब फ्लाइट की तरफ बढ़ गए। उनके जाने के बाद मैं वॉशरूम से बाहर आया।
सुजेक्सी ने एक गहरी सांस ली और उस छोटी बच्ची के सामने झुक गई। बेटा, अभी जिस ब्रदर ने तुम्हारा खिलौना पकड़ा था वो कहाँ गया? बच्ची थोड़ा सहम गई और डरी हुई नजरों से उसे देखने लगी। नहीं, कोई ब्रदर नहीं था। दी ने मेरी हेल्प की थी। सुजेक्सी एकदम सुन्न रह गई। बाय रोनान शायद झूठ बोल सकती थी, पर इतनी छोटी बच्ची भला क्यों झूठ बोलेगी? क्या वाकई उसके ऑब्सेशन की वजह से उसे फिर से हेलुसिनेशंस होने लगे हैं? पास खड़ी ली युआनियान भी हैरान थी। जिक्सी, तो मैं आखिर हुआ क्या है? इससे पहले कि सू जिक्सी कुछ कहती, बाई रोनन चिढ़कर बोली, ये बच्ची गिर गई थी। मैंने इसे उठाया और इसका खिलौना पकड़ा। पर बॉस सू का दावा है कि उन्होंने मेरे भाई को यहां देखा है। ली युआनमन ने एक पेचीदा नजर सू जिक्सी पर डाली। क्या इसकी कंडीशन फिर से बिगड़ रही है? उसने बाई रोनन को एक अपॉलोजेटिक स्माइल दी और माफी मांगते हुए कहा, आई एम सॉरी, शायद जिक्सी आजकल बहुत टायर्ड है, इसलिए उसे देखने में धोखा हुआ होगा। और सू जिक्सी अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थी। तुम जानचंग में क्या कर रही हो? भाई रोनन ने चेहरे पर एक झूठी शांति बनाए रखी। सुना है जियांगचन का सी व्यू बहुत अच्छा है, बस थोड़ा रिलैक्स करने आई हूँ। आखिर बॉस सो भी तो यही है। दोनों की बातों में एक साफ टेंशन महसूस हो रही थी। ली युआनयुआन ने बात संभालते हुए कहा, बॉस भाई, क्या आपकी भी 8 बजे की नॉर्थ सिटी वाली फ्लाइट है? चलिए साथ चलते हैं, कहीं फ्लाइट मिस ना हो जाए। बाय रोनन एक पल के लिए हिचकिचाई, पर फिर उसने हाँ कर दी। उन तीनों के जाने के बाद मैं आखिरकार वॉशरूम से बाहर आया। शुक्र है कि वो बच्ची समझदार थी और जल्दी सीख गई, वरना मेरा सच सबके सामने आ ही गया था। जैसे ही मैं वहां से निकलने लगा, तभी अचानक मेरे फोन की रिंगटोन बजी। मोया का कॉल था। उसने बताया कि वो अपनी बिजनेस ट्रिप से वापस आ गई है और मेरे लिए कोई गिफ्ट लाई है। मैंने उससे कल हॉस्पिटल में मिलने को कहा, पर वो अपनी बात पर अड़ी रही और मेरे घर के बाहर ही इंतजार करने का फैसला किया। आखिरकार मुझे हार माननी पड़ी। मैंने उसे 30 मिनट्स में घर पहुंचने का वादा किया और वो खुशी खुशी मेरा इंतजार करने के लिए तैयार हो गई। 12:11 ये मोया शिव फैमिली के विला के बाहर खड़ी थी। उसकी आंखों में सॉफ्टनेस और एक्सपेक्टेशन थी। मैं गाड़ी से उतरा और जल्दी से उसके पास गया। सॉरी, रास्ते में ट्रैफिक था। क्या तुम बहुत देर से वेट कर रही हो? नहीं, मैं भी बस अभी आई हूँ, कहते हुए उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और अंदर से कुछ बुक्स निकाली। उन्हें देखकर मैं शॉक रह गया। डॉक बाटलू की ओरिजिनल सीरीज। तुम्हें कैसे पता मुझे ये चाहिए थी? लास्ट टाइम तुमने इनकी बुक का जिक्र किया था, बिजनेस ट्रिप पर दिखी तो तुम्हारे लिए खरीद ली। हम बातें करते हुए शॉ फैमिली के विला में दाखिल हुए। मुया ने किताबें रखी और कहा कि उसे कुछ प्राइवेट काम है, इसलिए वो जा रही है। दरवाजे तक पहुंचते ही उसने एक खूबसूरत वॉच निकाली। चुनान, ये तुम्हारे लिए। मैं हैरान रह गया। क्या ये भी मेरे लिए गिफ्ट है? तुम पेशेंट्स को चेक करते हो, बार बार मोबाइल देखना अच्छा नहीं लगता। ये वॉच तुम्हारे ज्यादा काम आएगी। इतना कहकर बिना मुझे रिजेक्ट करने का चांस दिए शिमुया अपनी कार में बैठी और चली गई। मैं उस वॉच को अजीब नजरों से देखता रह गया। ये तो किसी कपल वॉच की तरह लग रही थी। लिविंग रूम में वापस आया तो डैड और सिस्टर सोफा पे बैठे थे। सुनान, ये लड़की करीब 4 साल से तुम्हारे पीछे है, अभी तक इसने हार नहीं मानी है। डैड ने भी बात आगे बढ़ाई। मुझे तो मुया अच्छी लड़की लगती है, अब तुम्हारी रोब भी लग गई है। तुम्हें अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में सोचना चाहिए। मैंने हेल्पलेस होकर हाथ हिलाया। जब सिस्टर ने अभी तक शादी का नहीं सोचा, तो मुझे क्या जल्दी है? शाह जरूर शरारती मुस्कान के साथ उठी। तेरी बहन के पीछे मुया जैसा कोई लवर नहीं है जो हर वक्त साय की तरह साथ घूमे। सिस्टर के जाने के बाद डैड का चेहरा सीरियस हो गया। तुझे क्या लगता है वो कोई मजाक है? एक लड़की होकर वो तेरे पीछे इतनी पागल है। 4 साल से एक जैसा बिहेवियर। तुझे सच में उसके बारे में सोचना चाहिए। ये सुनकर मुझे समझ नहीं आया कि क्या रिएक्ट करूं। मैं उससे लव तो नहीं करता था, लेकिन मुया के साथ टाइम स्पेंड करना मुझे अच्छा लगता था। अपने रूम में आकर मैं करवटें बदलता रहा। शायद डैड की बातों ने मेरे दिल में कुछ हलचल मचा दी थी। मैं सच में कंफ्यूज था। किसी को लाइक करने की फीलिंग आखिर होती कैसी है? क्या ये वैसा ही है जब किसी को पहली नजर में देखकर हार्ट बीट तेज हो जाए? सालों पहले सू जिक्सी से मिलने के अलावा मुझे किसी और लड़की को देखकर वैसी फीलिंग कभी नहीं आई। पिछले कुछ सालों में मैं अपनी लाइफ और स्टडीज में इतना बिजी था कि वो भयानक नाइटमेयर मुझे दोबारा कभी नहीं आया। मैं नॉर्थ सिटी के बारे में बहुत कम सोचता था, लेकिन आज एयरपोर्ट पर सुजित्सी को देखने के बाद वो सारी पास्ट मेमोरीज मेरे दिमाग में आउट कंट्रोल होकर घूमने लगी। तब जाकर मुझे रियलाइज हुआ, नॉर्थ सिटी छोड़े मुझे पूरे 5 साल हो चुके हैं। शायद अब सच में मुझे डैड की बात मानकर अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में सोचना चाहिए।
काफ़ी कंफ्यूजन के बाद मैंने वी चैट खोला और शे मोया को मैसेज किया, क्या कल रात तुम फ्री हो, मेरे घर डिनर पर आओगी। मैसेज मिलते ही मोया ने तुरंत मुझे कॉल किया। उसकी आवाज़ में एक्साइटमेंट और खुशी साफ छलक रही थी। चुनान, क्या तुम सच में मुझे अपने घर डिनर पर इनवाइट कर रहे हो, बाहर रेस्टोरेंट में नहीं? उसकी बात सुनकर मेरे चेहरे पर स्माइल आ गई। हाँ, मैं तुम्हें अपने घर पर इनवाइट कर रहा हूँ। एक वक्त था जब शाओ चुनान ने बहुत ब्लंटली कहा था कि उसे रिलेशनशिप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और तब मोया बस मुस्कुरा दी थी। उस वक्त मोया ने हंसते हुए कहा था, अगर कभी तुम्हारा माइंड चेंज हो जाए तो बस मुझे बता देना और कहना कि मेरे घर डिनर पे आ जाओ। और आज शाओ चुनान सच में उसे इनवाइट कर रहा था। मोया इतनी इमोशनल थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। ठीक है, तुम जल्दी सो जाना, गुड नाइट। कॉल कट करने के बाद मेरे दिल में कोई खास हलचल तो नहीं थी, और एक अजीब सा पीस जरूर था। आखिरकार मुया मुझे इरिटेट नहीं करती थी, बल्कि उसके साथ मुझे एक अलग तरह की सेफ्टी और वार्मथ फील होती थी। दूसरी तरफ जियांगचेंग से नॉर्थ सिटी के पूरे सफर में सू जिक्सी ने एक शब्द नहीं कहा। हालांकि उस बच्ची की बात सुनकर उसे लगा था कि शायद वो सिर्फ उसका इल्यूजन था, लेकिन उस आदमी का साइड प्रोफाइल उसके माइंड में बार बार प्ले हो रहा था। उसे कंफर्मेशन था कि वो जो उसने देखा वो सच था। यही सब सोचते हुए सू जिक्सी अपने स्टडी डेस्क पर आई और उसने अपना लैपटॉप ऑन किया। जियांगचेंग एयरपोर्ट का सीसीटीवी सिस्टम हैक करना मुमकिन था, लेकिन क्राउड इतना ज्यादा था कि उस आदमी को ढूंढने में बहुत टाइम वेस्ट होता। लेकिन बाय रोनन के फ्लाइट रिकॉर्ड्स ट्रैक करना बहुत आसान था, और जब जिक्सी ने डिटेल्स निकाली तो उसकी आंखें शॉक से फटी रह गईं। 3 मिनट बाद गहरी नींद में सो रही बाय रोनन अपने रिंगटोन की आवाज से झटके में उठ गई। कौन है यार, आधी रात को किसे कॉल करने की सूझी है? दूसरी तरफ से सू जिक्सी की ठंडी आवाज आई, क्या तेरा भाई जियांगचेंग में है? ये सुनते ही बाय रोनन के रोंगटे खड़े हो गए और उसकी नींद पूरी तरह उड़ गई। सू सू जिक्सी, तू पागल हो गई है क्या? मेरा भाई 5 साल पहले ही मर चुका है। लेकिन अगले ही सेकंड जिक्सी की चिलिंग आवाज गूंजी, तो फिर मुझे जरा ये एक्सप्लेन कर, पिछले 5 सालों में तूने यूरोप की 365 फ्लाइट्स और जांगचेंग की 520 फ्लाइट्स क्यों ली? जिक्सी के टोन में एक खतरनाक लेवल का गुस्सा था। यूरोप तो मैं मान भी लूं कि तू वेकेशन पर भी थी, लेकिन जहां तक मुझे पता है बाय फैमिली का जियांगचेंग में कोई बिजनेस या कनेक्शन नहीं है। तो फिर तुझे जियांगचेंग से इतना लगाव क्यों है? बाय रोनान गुस्से से भड़क उठी, तूने मेरे ट्रैवल रिकॉर्ड्स चेक किए और मैं तुझे एक्सप्लेनेशन क्यों दूं? सुजिक्सी एक पल के लिए शांत रही। अगर तुझे एक्सप्लेन नहीं करना तो कोई बात नहीं, मैं शाओचुनान को अपने तरीके से ढूंढ लूंगी। इतना कहकर उसने कॉल कट कर दिया। अब बाय रोनान की नींद पूरी तरह हराम हो चुकी थी। वो मुझे कॉल करना चाहती थी, लेकिन टाइम देखा तो रात के 2:30 बज रहे थे। उसने सोचा, छोड़ो, सुबह पर्सनली जाकर सुजिक्सी से मिलती हूँ। पहले ये तो देखूं कि आखिर उसका प्लान क्या है, फिर भाई को इन्फॉर्म करूंगी। अगले दिन सू जिक्सी ने डॉक्यूमेंट्स का एक पूरा बंडल ली युआनियन के हाथ में थमाया। जाओ और पता लगाओ कि जांगचंग की इस मेडिकल कंपनी का असली बॉस कौन है। ली युआनियन ने डॉक्यूमेंट्स लिए और कंफ्यूजन के साथ पूछा, हमें इस कंपनी के डिटेल क्यों चेक करने हैं? सू जिक्सी ने एक ठंडी नजर से उसे देखा, मुझे डाउट है कि इसका कनेक्शन शॉ ग्रुप से है। ली युआनियन ये सुनकर ब्लैंक रह गई। शॉ यंग मास्टर की डेथ तुम्हारे सामने हुई थी। अब शाह फैमिली की डिटेल्स चेक करने से भी तुम्हें शाह चुनान वापस नहीं मिलेगा। सू जिक्सी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन उन रिपोर्ट्स को देखकर उसके माइंड में आखिरकार एक क्लियर पिक्चर बन चुकी थी। और जब उसे पता चला कि उस मेडिकल कंपनी के मेन कंट्रोलर का सरनेम शाओ है, तो सू जिक्सी के हाथ में पकड़ा हुआ पेन टूट गया। दूसरी तरफ बाय रोनान अगले दिन सू जिक्सी से मिलने उसकी कंपनी पहुंची, लेकिन वहां जो डिटेल्स उसे पता चली उसने रोनान के होश उड़ा दिए। सुजिक्सी मेरे भाई शाओ चुनान की कब्र खुदवा रही है। सुजिक्सी सच जानने के लिए सचमुच ग्रेवयार्ड खोद रही थी। ये सुनकर भाई रोनान का दिमाग फट गया और वो डायरेक्टली अपनी कार दौड़ाते हुए लोकेशन पर पहुंची। सुजिक्सी, तू सच में पागल हो गई है क्या? मेरे भाई को मरे हुए 5 साल हो चुके हैं और तू उसकी कब्र खुदवा रही है। सुजिक्सी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक बेहद कोल्ड लुक के साथ उसे देखा। उस डरावनी नजर से रोनान अंदर तक कांप गई। सुजिक्सी, मैं तुझसे पूछ रही हूं, तू मेरे भाई की कब्र क्यों खुदवा रही है? सुजिक्सी की आवाज में जरा भी इमोशन नहीं था। मुझे एशेस का डीएनए चेक करना है।
ये सुनते ही रोनान को लगा जैसे उस पर बिजली गिर पड़ी हो। मेरा भाई अब दुनिया में नहीं है और नॉर्थ सिटी में उसका कोई डायरेक्ट ब्लड रिलेटिव भी नहीं है, तो तू एशेस से डीएनए मैच कैसे करेगी? जब रोनान ने देखा कि वर्कर्स लगातार खुदाई कर रहे हैं तो वो पैनिक हो गई। उसने तुरंत ग्रेवयार्ड मैनेजर को बुला लिया, लेकिन मैनेजर ने रोनान की एक ना सुनी। आप मिस्टर शाओ की क्या लगती हैं? भाई रोनान ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, मैं उसकी सिस्टर हूँ। मैनेजर के चेहरे पर साफ डिसबिलीफ था। तो फिर पिछले इतने सालों में मैंने आपको कभी मिस्टर शाओ की कब्र पर विजिट करते हुए क्यों नहीं देखा, जबकि ये मिस सू तो हर दूसरे दिन यहाँ आती हैं और घंटों मिस्टर शाओ के टूमस्टोन के सामने बैठी रहती हैं। मैनेजर की ये बात सुनकर भी सू जिक्सी के एक्सप्रेशन में कोई बदलाव नहीं आया। पास खड़ी ली युआनियन ने भी कंफर्म किया, बॉस बाई ने तो कभी यहाँ कदम भी नहीं रखा, जबकि वो दावा करती हैं कि उनका बॉन्ड सगे भाई बहनों से भी ज्यादा स्ट्रांग था। अपनी चोरी पकड़े जाने पर बाई रोनान बुरी तरह फ्रस्ट्रेट हो गई और अपना फेक गुस्सा दिखाने लगी, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। तभी वर्कर्स ने हेवी मार्बल कवर को हटा दिया। सू जिक्सी बहुत केयर के साथ उस एशेस बॉक्स को देखने लगी। बाई रोनन ने युआन का हाथ पकड़ा। आखिर सू जिक्सी डीएनए टेस्ट कैसे करेगी? ली युआनवान ने गहरी सांस ली। जिस दिन शाओ चुनान की डेथ हुई, जिक्सी ही उसे हॉस्पिटल ले गई थी। उस दिन जिक्सी के कपड़ों पर चुनान का ब्लड लग गया था। भाई रोनान की आंखें शौक से फटी की फटी रह गईं। क्या? भाई रोनान को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। क्या उसने सच में वो ब्लड वाले कपड़े 5 साल तक संभाल कर रखे हैं? ली युआनवान के चेहरे पर एक अजीब सा एक्सप्रेशन था। उसने हेल्पलेसली हाँ में सिर हिला दिया। सुजिक्सी की पीठ को घूरते हुए रोनान की आंखों में खौफ और शौक साफ नजर आ रहा था। क्या ये सच में साइको हो चुकी है? खून से सने कपड़े 5 साल तक कौन रखता है? जरा सा डाउट क्या हुआ, सीधा कब्र ही खुदवा दी। क्या कोई नॉर्मल इंसान ऐसा कर सकता है? ली वनवन ने लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, अगर साइको नहीं भी हुई है तो उस लेवल तक पहुंच चुकी है। दूसरी तरफ मैं अपनी ड्यूटी खत्म करके निकला ही था कि मुझे कॉल आया। लाइन के उस पार बाय रोनन पागलों की तरह चिल्ला रही थी, ब्रदर सुजेक्सी ने तुम्हारी कब्र खोद दी है, वो डीएनए टेस्ट कर रही है, और सबसे बड़ी टेंशन ये है कि उसके पास 5 साल पुराने वो कपड़े हैं जिन पर तुम्हारा ब्लड लगा हुआ था। उससे आराम से तुम्हारा डीएनए एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। ये सुनते ही मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे दिमाग पर बम फोड़ दिया हो। तूने तो कहा था कि उसे कोई डाउट नहीं है। उसे लगा था कि वो उसका हेलुसिनेशन है। उस वक्त तो उसे डाउट नहीं था, पर मुझे क्या पता था कि नॉर्थ सिटी वापस जाते ही वो मेरे ट्रैवल हिस्ट्री चेक कर लेगी। आधी रात को कॉल करके मुझसे पूछ रही थी कि मैं 520 बार जानचेंग क्यों गई। सच कहूं तो ब्रदर, बहुत साल बीत गए हैं, अब तुम्हें छुपना बंद कर देना चाहिए। नाइटमेयर आखिर एक सपना ही तो है। मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाएगी। उसकी बात सुनकर मैं हेल्पलेस फील कर रहा था। बात ये नहीं है कि वो मुझे नुकसान पहुंचाएगी या नहीं, बात यह है कि मैं नहीं चाहता उसे पता चले कि मैं जिंदा हूं। मैंने अपनी फेक डेथ का नाटक किया और शॉ फैमिली ने इतना सब सैक्रिफाइस किया। ये सब इसलिए नहीं था कि मैं फिर से सू जिक्सी के जाल में फंस जाऊं। प्रेजेंट सिचुएशन को एनालाइज करने के बाद मैंने कहा, तू टेंशन मत ले, उस बॉक्स के अंदर सिर्फ लकड़ी और पौधों की एशेज हैं। टेस्ट में कुछ नहीं निकलेगा, लेकिन सू जिक्सी तुझे दोबारा जरूर टारगेट करेगी। कुछ भी हो जाए तो उसे मेरी लोकेशन और एड्रेस बिल्कुल मत बताना। भाई रोनान ने तुरंत हाँ कर दी। ब्रदर तुम चिल रहो, जान दे दूंगी, लेकिन तुम्हारा एड्रेस नहीं बताऊंगी। कॉल कट होते ही डैड बाय गोंगमिंग रूम में आए। स्वीट हार्ट, डैड के पास तुम्हारे लिए एक मिशन है। हमारी कंपनी जानचेंग में एक सेलिब्रिटी चैरिटी गाला होस्ट कर रही है। तुम्हें वेन्यू सिलेक्शन और इवेंट प्लान करना है। जानचेंग का नाम सुनते ही बाय रोनान की आंखें चमक उठी। बस चैरिटी इवेंट ही तो है। मैं अभी जानचेंग की फ्लाइट लेती हूँ, मिशन गारंटी के साथ कंप्लीट होगा। भाई रोनान को अपना फोन उठाकर रॉकेट की तरह भागते देख भाई ग्वांगमिंग ने हेल्पलेसली अपना सिर हिलाया। अपने ऑफिस में वापस आकर उन्होंने एक नंबर डायल किया, बॉस सू, मैंने भाई रोनान को एयरपोर्ट भेज दिया है। दूसरी तरफ मैं अभी भी टेंशन में था। सेफ साइड पर रह के लिए मैंने डिसाइड किया कि मुझे कुछ टाइम के लिए जानचेन छोड़ देना चाहिए। मुझे लगा कि कुछ दिनों के लिए फॉरेन कंट्री जाकर छुप जाना बेटर ऑप्शन है। मैंने डायरेक्टर से तुरंत लीव अप्लाई की और हॉस्पिटल के पास वाले अपने प्राइवेट अपार्टमेंट में पैकिंग करने निकल पड़ा। जैसे ही मेन गेट से बाहर निकला, भाई रोनिन का कॉल आ गया, ब्रदर क्या तुम हॉस्पिटल में हो? क्या हुआ?
मैं अभी अपने अपार्टमेंट जा रहा हूँ। उसके बात करने के स्टाइल से मुझे डाउट हुआ, तो फिर से जियांगचेंग आ गई क्या? हाँ, डैड ने मुझे बिजनेस ट्रिप पर भेजा है। मैं सीधे तुम्हारे अपार्टमेंट ही आ रही हूँ। रूमन जब भी जियांगचेंग आती थी, मेरे इसी अपार्टमेंट में रुकती थी, इसलिए उसे एग्जैक्ट एड्रेस पता था। रोनन बहुत जल्दी पहुंच गई। जब उसे पता चला कि मैं जियांगचेंग से भागने वाला हूँ, तो उसने जल्दी जल्दी पैकिंग में मेरी हेल्प करना शुरू कर दिया। उसी वक्त नीचे एक लग्जूरियस ब्लैक कार धीरे से रुकी। अंदर बैठी औरत ने अपार्टमेंट की तरफ देखा। उसकी आंखों में जमा देने वाला कोल्डनेस था। क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि मैं कितने दिन तक बाहर रहूंगा, तो मैंने एक पूरा लगेज बैग कपड़ों से पैक कर लिया। मैं दरवाज़ा खोलने वाला था कि तभी गाओ हन का कॉल आ गया। मैंने जल्दी से कॉल पिक किया। मैं अभी इमरजेंसी में हूँ, बाद में डिटेल्स बताता हूँ, अगर लेट हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कॉल कट करते ही मैंने दरवाज़ा खोला और मेरे सामने सू जिक्सी खड़ी थी। उसकी आंखें मुझ पर किसी लेज़र की तरह फोकस थीं। 5 साल बाद हम आखिरकार एक दूसरे के सामने थे। उस पल सू जिक्सी के अंदर दबा हुआ वोल्केनो फट पड़ा। शाओ चुनान, क्या तुम अभी भी मुझसे भागना चाहते हो? हिम्मत है तो अब भाग कर दिखाओ। मेरे गले में डर के मारे थूक सूख गया। मुझे पता था कि मैं गलत हूं, इसलिए आवाज ही नहीं निकली। ये देखकर बाई रोनन मेरे सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई। सुजिक्सी, तुम मेरे भाई पर क्यों चिल्ला रही हो? उसने तुम्हारी जान बचाई थी। अगर वो तुम्हारे साथ कोई रिलेशन नहीं रखना चाहता, तो इसमें उसकी क्या गलती है? सुजिक्सी एकदम फ्रीज हो गई। वो मुझसे रिलेशन क्यों नहीं रखना चाहता? वो मुझसे कोई रिलेशन क्यों नहीं रखना चाहता? सुजिक्सी का सवाल हवा में गूंजा। मैंने ऑकवर्ड होकर अपना सिर खुजलाया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दूं। लेकिन बैरूनान रुकने वाली नहीं थी। तुम्हें पूछते हुए शर्म नहीं आती, क्योंकि तुम्हारी सू फैमिली बहुत खतरनाक है। तुम्हारी रिवेंज लेने की टेक्निक बहुत ब्रूटल है। तुम्हारे फादर की डेथ शाओ हॉस्पिटल में हुई थी, लेकिन वो नर्स की सिर्फ एक गलती थी। मेरे भाई को डर था कि तुम रिवेंज लोगी, इसीलिए उसे छुपना पड़ा। तुम्हारी वजह से उसे रोज डरावने नाइटमेयर्स आते थे। क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि तुम कितनी टॉक्सिक हो? सुजिक्सी को गहरा धक्का लगा। वो जानती थी कि बाय रोनन हवा में तीर नहीं चला रही। उसे याद आया, जब मैं उसकी गोद में मर रहा था, तब भी मैंने अपनी आखिरी सांसों के साथ उससे बेग किया था कि वो शाओ फैमिली को ब्लेम ना करे। लेकिन वो हमें ब्लेम कैसे कर सकती थी, मेरे उस नाइफ अटैक को झेलने के अलावा? शाओ कांगन ने भी हमेशा सू फैमिली की हेल्प की थी। वो शाओ फैमिली पर कभी अटैक नहीं करती। ये सब सोचते हुए सू जिक्सी की आंखें नम हो गईं। चुनन, क्या तुम्हारी नजरों में मैं ऐसी औरत हूं जो राइट और रॉन्ग में फर्क नहीं समझती? मैंने अपनी नजरें उठाई और उसकी आंखों में देखा। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपनी फैमिली के फ्यूचर पर कोई रिस्क नहीं ले सकता। हैन फैमिली के साथ जो हुआ, वो पूरी दुनिया ने देखा है। मेरी ये बात सुनकर सुजिक्सी को अपने दिल में एक तेज दर्द महसूस हुआ। उसने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। जब उसने दोबारा आंखें खोलीं, तो उनमें बस एक अजीब सी शांति थी। चुनान, मैंने सुना है जियांगचेन का व्यू बहुत अच्छा है। क्या तुम मेरे साथ वॉक पर चलोगे? बाय रोनान तुरंत मेरे सामने आ गई। ये नॉट सिटी नहीं है। ब्रदर, तुम्हें इससे डरने की जरूरत नहीं है। पास खड़ी ली योनवन ने एक लंबी सांस ली। यंग मास्टर शॉ, प्लीज आप इनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लीजिए। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसे क्लियर कर लीजिए। शाओ चुनान की डेथ के बाद पिछले 5 सालों में सू जिक्सी ने कैसी लाइफ जी है, ये सिर्फ ली युआनवान जानती थी। अगर किसी और ने सू जिक्सी के साथ ऐसा फेक डेथ का मजाक किया होता, तो उसका अंजाम बहुत भयानक होता। ये सोचकर मैंने उसे मना नहीं किया। आखिरकार कुछ बातों को क्लियर करना ही बेहतर था। जियांगचेन की स्ट्रीट्स लाल चेरी ब्लॉसम से भरी हुई थी। मैं और सूजिक्सी खामोशी के साथ बहुत देर तक चलते रहे। आखिरकार सूजिक्सी रुकी और मुड़कर मुझे देखने लगी। चुनान, मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि तुमने आखिर ऐसे कौन से नाइटमेयर्स देखे जिनकी वजह से तुम्हारे अंदर मेरे लिए इतनी नफरत भर गई? मुझे प्रोसेस करने में थोड़ा टाइम लगा। इस मामले में बै रोनन भी इन्वॉल्व थी। मुझे प्रिकॉशंस लेने ही थे। सुजिक्सी, मैं इस सब में मेरी फैमिली डेंजर में थी। मैं उन पे रिस्क नहीं ले सकता था। सुजिक्सी एकदम ब्लैंक होकर दूर फील्ड्स की तरफ देखने लगी, और मैंने भी साइलेंटली आगे कुछ नहीं कहा। अचानक मेरे मोबाइल की रिंगटोन ने उस साइलेंस को तोड़ दिया। ये मुया का कॉल था। चुनान, मैंने सुना तुम आफ्टरनून में जल्दी निकल गए थे। क्या कोई इमरजेंसी आ गई है? हाँ, थोड़ा प्राइवेट काम था। बात करते हुए मैंने सू जिक्सी की तरफ देखा।
मुझे आइडिया नहीं था कि वो बीच पर कितनी देर और रुकने वाली है। तभी मुया ने दोबारा पूछा, क्या तुम वापस हॉस्पिटल आओगे? मैं यहीं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। मैं थोड़ा शॉक हुआ। मुझे बहुत लेट हो जाएगा। इट्स ओके, मैं तुम्हारा वेट करूंगी। कॉल कट करते ही मैंने नोटिस किया कि सू जिक्सी मुझे ही घूर रही थी। क्या तुम्हें रात को कहीं जाना है? मैंने हेजिटेशन के साथ हाँ में सिर हिलाया। मैंने एक फ्रेंड को डिनर पर इनवाइट किया है। ठीक है, तो फिर वापस चलते हैं। उसका रिएक्शन देखकर मैं पूरी तरह शॉक था। मुझे लगा था कि वो मुझ पर चिल्लाएगी, पूछेगी कि मैंने उसे फेक डेथ से क्यों धोखा दिया, लेकिन उसने कोई ड्रामा नहीं किया। मेरे चेहरे का डिसबिलीफ देखकर सू जिक्सी के दिल में फिर से एक शार्प पेन हुआ। मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं शाव फैमिली को टारगेट नहीं करूंगी। आज मैं तुम्हें फिर से प्रॉमिस कर रही हूं, मैं शाव फैमिली को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम जब चाहो नॉर्थ सिटी वापस आ सकते हो। मैं तुम्हारी लाइफ से परमानेंटली दूर चली जाऊंगी, और आज के बाद मैं जियांगचिंग में भी कभी कदम नहीं रखूंगी। ये सब कहते हुए सू जिक्सी का दिल जैसे कोई चीर रहा था, लेकिन उसके ब्यूटीफुल फेस पर कोई इमोशन नहीं था। मेरे लिए ये बिलीव करना हार्ड था कि सू जिक्सी मुझे ऐसा प्रॉमिस कर रही है। जल्द ही सू जिक्सी ने एक कैब बुक कर ली। चुनन, मैं तुम्हें ड्रॉप नहीं करूंगी। मैंने आखिरी बार सू जिक्सी को देखा। मेरे दिल में बहुत कुछ था कहने को, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पाया। जैसे ही मैं मुड़कर जाने लगा, सू जिक्सी अचानक दौड़कर मेरे पास आई। मैंने कंफ्यूजन के साथ उसे देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी हिडन एक्सपेक्टेशन थी। क्या मैं तुम्हें एक बार हक कर सकती हूँ? ये सुनकर मैं कंप्लीटली फ्रीज हो गया और डिसबिलीफ के साथ सू जिक्सी को देखने लगा। सू जिक्सी के चेहरे पर वो पुरानी मुस्कान वापस आ गई। पुराने दोस्त जब बरसों बाद मिलते हैं तो गले तो मिलते ही हैं, और हम तो पूरे 5 साल बाद मिल रहे हैं। मैं दंग था कि उसने मुझे सिर्फ एक दोस्त की जगह दी। उसकी आंखों में तैरते आंसुओं को देखकर मेरा दिल पसीज गया। मैं उसके करीब गया और उसे धीरे से गले लगा लिया। उसकी धड़कनें तेज थीं और हाथ कांप रहे थे। पिछले 5 सालों से वो मुझे अपनी गोद में मरता हुआ देखे थी, लेकिन इस पल मेरी सांसों की गर्माहट ने उस डरावने नाइटमेयर को हमेशा के लिए मिटा दिया। उसने खुद को संभाला, पीछे हटी और बड़ी नजाकत से मेरी तरफ देखा। चुनान, घर ध्यान से जाना। उस वक्त मुझे महसूस हुआ कि मैं सुजिक्सी को शायद कभी नहीं समझ पाऊंगा। मैंने उलझन में पूछा, और तुम क्या करोगी? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, यहाँ का नज़ारा बहुत खूबसूरत है। मैं थोड़ी देर और टहलना चाहती हूँ। जैसे ही मैं वहां से निकला, उसकी आंखों से एक आंसू गिरा और वो बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ी। दूसरी तरफ मैं सीधे हॉस्पिटल की तरफ भागा। एलिवेटर में मेरी टक्कर डायरेक्टर हो से हुई, जो बुरी तरह हाफ रहे थे। चुनान, तुम तो छुट्टी पर थे, फिर यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने बात संभालते हुए कहा कि काम निपट गया था, पर डायरेक्टर का चेहरा उड़ा हुआ था। पता चला कि सू जिक्सी का सिरदर्द फिर से बेकाबू हो गया है, और उस पर पेन किलर्स भी बेअसर साबित हो रहे हैं। कौन सी मिस सू? ये सुनते ही मेरा दिल धक से रह गया। वही मोबाइल कंपनी की सीईओ सू जिक्सी। जैसे ही एलिवेटर खुला, मैंने अपने कदम वापस खींच लिए और सीधे ऊपर जाने वाला बटन दबा दिया। डायरेक्टर, मैं भी आपके साथ आऊंगा। ली युआनयुआन बाहर ही खड़ी थी। उसकी हालत देखकर समझ आ गया था कि मामला गंभीर है। हम सीधे वार्ड में पहुंचे, और जो मंजर मैंने देखा उसने मुझे सुन्न कर दिया। सुजिक्सी दर्द से तड़प रही थी। सुजिक्सी बिस्तर पर बेजान पड़ी थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। डायरेक्टर हो ने अपनी एक्यूपंक्चर किट निकाली और उसे चेतावनी दी, मिस सू, इन सुइयों से बहुत दर्द होगा, आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। जैसे ही पहली सुई उसके माथे पर चुभी, सू जिक्सी का शरीर बिजली के झटके की तरह कांप उठा, पर उसने अपने दांत भींच लिए और एक आवाज तक नहीं निकाली। जब 10 सुइयां चुभ चुकी थीं, तब जाकर उसकी सांसें सामान्य हुईं और वो गहरी नींद में सो गई। यूनियन ने राहत की सांस ली और पूछा कि ये इलाज पहले क्यों नहीं किया गया। डायरेक्टर ह्यू ने अपना पसीना पोंछा और बोले, एक्यूपंक्चर बहुत रिस्की होता है। अगर कुछ गलत हुआ तो मरीज मुझ पर केस कर देते, और मैं कोई भगवान नहीं हूं। यूनियन ने हाथ जोड़कर यकीन दिलाया कि वो सारी जिम्मेदारी लेंगी। मैंने भी आगे बढ़कर उन्हें मनाया, डायरेक्टर, प्लीज आप उनका इलाज शुरू कीजिए, ये लोग बुरा नहीं मानेंगे। वो हैरान थे, तुम इन्हें जानते हो? मैंने सिर हिलाया, जी हम हाई स्कूल क्लासमेट्स हैं। सुजिक्सी की नींद बहुत कच्ची थी। नींद में उसे मेरी आवाज सुनाई दी। डायरेक्टर हो आखिरकार इलाज के लिए मान गए, पर शर्त ये थी कि अगले 3 महीने सुजिक्सी को इसी हॉस्पिटल में एडमिट रहा होगा।
जब मैंने उसकी बीमारी के बारे में गहराई से पूछा तो पता चला कि ये एक गहरा साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है। 5 साल पहले एक दोस्त ने उसे बचाने के लिए अपनी जान दी थी। उस याद ने उसकी रातों की नींद छीन थी। मैं उसे खामोशी से देखता रहा। क्या वो दोस्त मैं ही था? युआन युआन ने साफ लफ्जों में कह दिया। शाओ यंग मास्टर के अलावा उसके लिए और कौन मर सकता था? डायरेक्टर हो ये सुनकर दंग रह गए। पर आपने तो कहा था कि वो दोस्त मर चुका है। सु जिक्सी ने बस अपनी नजरें झुका ली और धीरे से कहा, मुझसे गलती हो गई थी। हो ने हमें अकेला छोड़ दिया और युआन युआन भी उनके साथ बाहर निकल गई। वार्ड में अब सिर्फ मैं और सु जिक्सी थे। मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मेरी उस फेक डेथ ने उसकी जिंदगी पर इतना का साया डाल दिया है। मैंने भारी मन से माफी मांगी तो उसने बस एक मासूम सी मुस्कान दी। तभी मुया कमरे के बाहर खड़ी नजर आई। उसने सू जिक्सी को देखा और पूछा कि क्या सब ठीक है। मैंने सू जिक्सी को आराम करने को कहा और वहां से बाहर निकल गया। सॉरी मुया, तुम्हें बहुत इंतजार करना पड़ा। वो हमेशा की तरह मुस्कुराई और बोली कि कोई बात नहीं। हम अपनी गाड़ी की तरफ बढ़े ही थे कि डी का कॉल आ गया। रात के 9 बज चुके थे। उन्होंने बताया कि कंपनी के किसी प्रोजेक्ट में कोई बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, इसलिए वो और डैड अभी ऑफिस जा रहे हैं। मैंने मुया से बाहर डिनर करने को कहा और उसके चेहरे पर उदासी साफ दिख रही थी। उसे कल का वादा याद था। मैंने उसे यकीन दिलाया कि 2 दिन बाद हम पक्का घर पर ही खाना खाएंगे। अगले दिन हॉस्पिटल में हंगामा मचा हुआ था। मुया ने पूरे स्टाफ को मिठाइयां बांटी और सबको बता दिया कि हम अब एक रिलेशनशिप में हैं। मुझे हैरानी तो हुई पर मैंने कुछ नहीं कहा। आखिरकार ये सच तो था ही। सुजिक्सी की नजरें उन मिठाइयों पर टिकी थीं। मुया ने उसे खुद आकर बताया था कि मैं अब उसका बॉयफ्रेंड हूँ। यूनवान उसे समझाने की कोशिश कर रही थी पर सुजिक्सी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने अचानक अपनी आईवी ड्रिप खींच कर निकाल दी। चलो, हम अभी नॉर्थ सिटी वापस जा रहे हैं। मैंने और डायरेक्टर हो ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की पर उसने किसी की नहीं सुनी। तुमने वादा किया था तुम्हारी सेहत खराब हो जाएगी, मैंने चिल्लाकर कहा। उसने अपनी ठंडी और बेरुखी भरी नजरें मेरी तरफ घुमाई। मैं अपना इलाज कराऊं या ना कराऊं, इससे डॉक्टर शाओ को क्या लेना देना। मुझे अपनी बेइज्जती महसूस हुई। मैंने उसके लिए इतनी मेहनत की और वो ऐसा बर्ताव कर रहे थे। उसने बस सॉरी कहा और वहां से चली गई। मैंने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की तो उसने साफ लफ्जों में चेतावनी दी। मैंने कहा था कि मैं तुम्हारी लाइफ से दूर चली जाऊंगी। अब तुम मेरे किसी काम में दखल मत दो। शिफ्ट खत्म होने के बाद मैं सड़क किनारे खड़ा मुया का इंतजार कर रहा था। तभी डैड का कॉल आया। अचानक एक काली कार बहुत तेजी से मेरी तरफ बढ़ी। इससे पहले कि वो मुझे कुचलती, मोया ने झपट्टा मारकर मुझे पीछे खींच लिया। वो कार पलक झपकते ही अंधेरे में गायब हो गई। मोया बुरी तरह कांप रही थी और उसने मुझे कसकर पकड़ लिया। चुनन, क्या तुम ठीक हो? पुलिस ने सीसीटीवी की जांच की पर वो गाड़ी चोरी की थी और प्लेट नंबर भी नकली था। घर जाते वक्त मोया एकदम खामोश थी। विला के बाहर पहुंचकर उसने कहा कि उसे कुछ जरूरी काम निपटाने हैं और वो डिनर के लिए नहीं रुक पाएगी। वो सीधे एक होटल के कमरे में पहुंची और दरवाजा खुलते ही वहां खड़े एक शख्स, जी एंग, के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। वो आदमी खामोश खड़ा रहा। वक्त खत्म हो रहा है, आपको वापस चलना ही होगा। जियांग की आवाज में एक अजीब सी बेबसी थी। मोया चिल्लाई, मुझे शे फैमिली के किसी भी धंधे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर उन्हें आप में है। अगर आप वापस नहीं आई तो वो उस डॉक्टर को जिंदा नहीं छोड़ेंगे जिसे आप प्यार करती हैं। ये सुनकर मोया सुन्न रह गई। उसे पता था कि उसका परिवार किस हद तक गिर सकता है। अगली सुबह हॉस्पिटल में सन्नाटा पसरा था। खबर आई कि मोया ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया है और अपना रेजिग्नेशन भी दे दिया है। सू जिक्सी के लिए ये एक बड़ी जीत थी। डायरेक्टर हो ने मुझे मशवरा दिया कि मैं 3 महीने के लिए नॉर्थ सिटी चला जाऊं। वहां जाकर तुम्हारा मन भी बहल जाएगा और सू जिक्सी का इलाज भी पूरा हो जाएगा। मैंने नॉर्थ सिटी जाने से साफ इनकार कर दिया। पर 3 दिन बाद खबर आई कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हन चिंगफिन ने सू जिक्सी पर जानलेवा हमला कर दिया है। ली वनियन ने बाय ग्रुप के साथ सारे रिश्ते तोड़ दिए। मैंने तुरंत रोनान को फोन किया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस लड़की की उसने मदद की वही सू जिक्सी का कातिल बनने की कोशिश करेगा। हन चिंगफिन को अरेस्ट कर लिया गया था। इस एक हादसे ने बाई फैमिली की इज्जत और शेयर्स मिट्टी में मिला दिए थे। अंकल सदमे में हॉस्पिटल पहुंच गए थे। मुझे अपना वो पुराना नाइटमेयर सच हुआ दिखने लगा। पहले शाओ फैमिली, फिर हान फैमिली और अब बाई फैमिली का नंबर था। मैंने कांपते हाथों से सू जिक्सी का नंबर मांगा। रोनान ने कहा कि सू जिक्सी किसी से नहीं मिल रही, पर मैंने ठान लिया था कि मैं उसे मना कर रहूंगा। आखिरकार मैं उसकी जान बचाई थी। मैंने उसे कॉल किया पर उसने नहीं उठाया। मैंने एक मैसेज भेजा, हेलो बॉसू, मैं शॉ चुनान बोल रहा हूँ।
पर कोई जवाब नहीं आया। मेरी घबराहट बढ़ती जा रही थी। सुजिक्सी के पास मेरा मैसेज और मिस्ड कॉल्स पहुंच चुके थे। वो अच्छी तरह जानती थी कि मैंने क्यों कॉल किया है। उसने डायल बटन दबाने के लिए उंगली उठाई, पर फिर कुछ सोचकर रुक गई। उसने तुरंत युआनयुआन को फोन किया और केस की पूरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मांगी। युआनयुआन ने बताया कि सारे सबूत और सीसीटीवी साफ हैं, मुजरिम पकड़ा जा चुका है। सुजिक्सी ने हुक्म दिया, बाय फैमिली के खिलाफ कोई केस नहीं होगा, सारी सजा सिर्फ मुजरिम को मिलेगी। यूनियन हैरान रह गई कि आखिर जिक्सी इतना बड़ा फैसला इतनी आसानी से कैसे ले रही है। सुजिक्सी ने आगे कहा, शाओ चुनन को बता दो कि उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। यूनियन सोच रही थी कि सुजिक्सी मेरे लिए इतना सब छुप छुप कर क्यों कर रही है। ली यूनियन अपना काम खत्म करके मुझे कॉल करने ही वाली थी कि मेरा कॉल आ गया। मिस ली, अगर मैं मिस सू का इलाज कर दूं और उन्हें ठीक कर दूं, तो क्या सू फैमिली बाय फैमिली के खिलाफ सारे केस वापस लेगी? ली युनवन एक पल के लिए हैरान रह गई, फिर समझदारी से बोली, अगर शायन मास्टर सच में बॉस सू को ठीक कर सकते हैं तो ये डील पक्की है। ये सुनकर मैंने राहत की सांस ली। ठीक है, मैं 15 दिन बाद आपको कॉल करूंगा। उम्मीद है मिस ली अपना वादा याद रखेंगी। बिल्कुल, मुझे आपके कॉल का इंतजार रहेगा। और हाँ, आप बेफिक्र रहें, जोंगविन फिल्म एंड टेलीविजन कंपनी को कुछ नहीं होगा। मुझे लगा था कि ली युआनयुआन 15 दिन बाद सू जिक्सी से बात करेगी, पर सिर्फ 2 दिन बाद ही सू फैमिली ने स्टेटमेंट जारी कर दिया। उसमें साफ लिखा था कि वो कंपनी पर कोई केस नहीं करेंगे, सिर्फ हमलावर को सजा दिलवाएंगे। इस स्टेटमेंट के आते ही बाय फैमिली के शेयर्स आसमान छूने लगे। यहाँ तक कि हॉस्पिटल में पड़े अंकल बाई गुआंगमिंग की हालत में भी सुधर आ गया। बाई रूनान ने खुशी से मुझे कॉल किया, ब्रदर तुमने ऐसा क्या जादू किया कि सू जिक्सी मान गई। मुझे खुद भी उम्मीद नहीं थी कि स्टेटमेंट इतनी जल्दी आ जाएगा। मैंने रोनान को ली युआनयुआन से हुई डील के बारे में कुछ नहीं बताया, बस इतना कहा कि मैं कुछ दिनों के लिए मेडिकल कॉलेज में कोर्स करने नॉर्थ सिटी जा रहा हूँ। 15 दिन बाद जब मैंने ली युआनयुआन को बताया कि मैं कंपनी के नीचे खड़ा हूँ, तो वो शॉक्ड होकर दौड़ती हुई नीचे आई। मुझे देखकर उसने एक गहरी सांस ली। मैंने मुस्कुराकर कहा, मैं अपना वादा पूरा करने आया हूँ। यूनियन थोड़ा कंफ्यूज थी, पर डायरेक्टर हु कहाँ है? डायरेक्टर नहीं आए, पर मैं बॉस सू का इलाज कर सकता हूँ। तभी यूनियन का फोन बज उठा। कॉल डायरेक्टर हु का था, जिन्होंने मेरे इलाज करने का पूरा प्लान उसे समझाया। ये सुनकर युआनयुआन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि सू जिक्सी के लिए ये एक चमत्कार से कम नहीं था। वो तुरंत मुझे लेकर सू जिक्सी के ऑफिस की तरफ भागी। शायम मास्टर, आप यहीं रुकिए, मैं अंदर जाकर उन्हें बता दूं। मैंने सिर हिलाया और दरवाजे के बाहर खड़ा हो गया। दरवाजा थोड़ा खुला था, इसलिए मुझे युआनयुन की धीमी आवाज सुनाई दे रही थी, और अगले ही पल सू जिक्सी की बर्फीली आवाज गूंजी, ली युआनयुआन, क्या तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी नहीं है? उसे अभी के अभी यहां से भेजो। युआनयुआन बेबस थी। उसे लगा था कि सू जिक्सी मुझे मना नहीं कर पाएगी, पर उसका रवैया उम्मीद से कहीं ज्यादा सख्त था। भारी मन से युआनयुन बाहर आई। सॉरी शाओ यंग मास्टर, मुझे लगता है जिक्सी को अभी आपके इलाज की जरूरत नहीं है। मैं एक पल के लिए सन्न रह गया। क्या बॉस सू को मेरी मेडिकल स्किल्स पर शक है? युआनवान को समझ नहीं आया कि क्या कहे। नहीं, बात वो नहीं है। आप चलिए मेरे साथ। मैं चुपचाप उसके साथ कंपनी के बाहर आ गया। मैंने पूरी गंभीरता से पूछा, बॉस सू कितने बजे फ्री होंगी? मैं शाम को आ जाऊंगा। सू जिक्सी का इलाज करना बहुत जरूरी था। एक तो उसकी हालत बिगड़ रही थी, और दूसरा मैं उसका कोई एहसान नहीं रखना चाहता था। वो 5 बजे तक फ्री हो जाती है, पर कभी कभी 8 भी बज जाते हैं। लेकिन आप रहने दीजिए, जिक्सी अपना फैसला नहीं बदलेगी। मैंने मुस्कुराकर हाथ हिलाया, कोई बात नहीं, मैं रात को आऊंगा। डिनर के बाद मैंने टैक्सी ली और वापस कंपनी पहुंच गया। मेरा कॉल देखकर युवानियन हैरान रह गई कि मैं सच में वापस आ गया हूं। वो भागती हुई सू जिक्सी के पास गई। शाओयंग मास्टर कह रहे हैं कि वो इलाज के बारे में एक बार फिर बात करना चाहते हैं। सू जिक्सी ने झुंझलाते हुए एक रिसर्च रिपोर्ट युआन युआन के सामने पटक दी। अगर तुम इतनी ही फ्री हो तो इस रिपोर्ट की समरी बनाओ। आज युआन युआन भी गुस्से में थी। मैं ये सब किसके लिए कर रही हूँ? तुम अपनी बीमारी को और कितना इग्नोर करोगी? क्या शाओ चुनान को अपनी जिंदगी से निकालना इतना आसान है? अगर सच में सब खत्म करना चाहती हो तो नीचे जाकर उससे बात क्यों नहीं करती? वो अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इतना कहकर युआन ने दरवाजा जोर से बंद किया और वहां से चली गई। सुजिक्सी आखिरकार हार मानकर अपना फोन उठाने पर मजबूर हो गई। मैं कुछ बोलने ही वाला था कि उसने बात काट दी। अगर युआनी ने तुम्हें ठीक से नहीं समझाया तो मैं खुद बता देती हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरा इलाज करो। उसकी आवाज बेहद ठंडी थी।
यही मेरा आखिरी फैसला है, अब तुम जा सकते हो। मैं पूछना चाहता था कि वो मुझे अपना इलाज क्यों नहीं करने देना चाहती, पर उसने कॉल कट कर दिया। मैंने तय किया कि मैं इंतजार करूंगा। मुझे उसके मुंह से जानना था कि आखिर उसे मुझसे इलाज क्यों नहीं करवाना। क्या उसे लगता है कि मैं एक बुरा डॉक्टर हूँ? रात के 9 बज चुके थे पर वो नीचे नहीं आई। मैंने हार मानकर युआन को कॉल किया। मिस लुई, क्या बॉस सू अभी भी बिजी हैं? युआन वन हैरान थी। क्या आप अभी तक वहीं हैं? हाँ, मैं फेस टू फेस बात किए बिना नहीं जाऊंगा। अब युआनवान का गुस्सा और बढ़ गया। वो पक्का ओवरटाइम कर रही है, आप रुकिए, मैं देखती हूँ। सू जिक्सी अभी अभी R&D टीम के साथ मीटिंग खत्म करके थकी हुई अपनी डेस्क पर लेटी थी। तभी युआनिया ने दरवाजा खोला। दो ऑप्शन है, या तो तुम अभी नीचे जाओ या मैं उसे यहाँ ऊपर ले आऊं। सू जिक्सी चौंक गई। क्या चुनन अभी भी वहीं है? युआनियन झुंझला उठी। भले ही तुमने उससे दूर रहने का वादा किया हो, पर वो तुम्हारा इलाज करने आया है, कम से कम उससे मिल तो सकती हो। नीचे इंतजार करते हुए मुझे काफी देर हो चुकी थी। मैं सोच रहा था कि अगर वो नहीं आई तो शायद मुझे वापस लौट जाना चाहिए। तभी मुझे वो जाना पहचाना चेहरा दिखाई दिया। मैं सीधा खड़ा हो गया। बॉस सू, तो आखिरकार आप आ ही गई। सुजिक्सी के चेहरे पर तनाव था। मैंने कहा था ना, तुम जा सकते हो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम मुझे इलाज करने से क्यों रोक रही हो। अगर तुम्हें मेरी स्किल्स पर शक है तो एक डॉक्टर होने के नाते मैं कह सकता हूँ कि मैं नॉर्थ सिटी सिर्फ तुम्हारा इलाज करने नहीं आया हूँ। सू जिक्सी खामोश रही। मैंने आगे कहा, बॉस सू, याद है जब अंकल सू का एक्सीडेंट हुआ था तो आधी रात को हॉस्पिटल में मैंने ही PPU करने की जिद की थी। सू जिक्सी को वो दिन अच्छी तरह याद था। उसी मदद की बदौलत वो कंपनी संभाल पाई थी और दुनिया के सामने खड़ी हो सकी थी। मैंने गंभीरता से कहा, तब भी तुमने मुझे मना किया था, पर मैंने तुम्हें निराश नहीं किया। अगर मैं यहां आया हूं तो मुझे खुद पर पूरा भरोसा है। सू जिक्सी ने कुछ देर सोचा और फिर धीरे से बोली, मुझे तुम्हारी स्किल्स पर कोई शक नहीं है। मैं कंफ्यूज हो गया, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? सू जिक्सी की धड़कनें तेज होने लगी। असली बात यह थी कि उसे खुद पर भरोसा नहीं था। इतने सालों बाद मुझे सिर्फ एक झलक देखकर वो खुद को मुश्किल से संभाल पा रही थी। अगर वो रोज मुझसे मिलेगी तो शायद वो मुझे अपने पास रुकने के लिए मजबूर कर दे, और अगर ऐसा हुआ तो वो खुद से नफरत करने लगेगी। उसने अपनी भावनाओं को दबाते हुए कहा, रात बहुत हो चुकी है, तुम वापस जाओ। ये सुनकर मेरे चेहरे पर खुशी छा गई। इसका मतलब बॉस सू इलाज के लिए राजी हैं। मेरी वो प्यार भरी मुस्कान देखकर सू जिक्सी पिघल गई। जुनून उसके होठों पर था, वो हुमा में बदल गया। वो अपने ड्राइवर को मुझे छोड़ने के लिए कहने वाली थी, पर मैं खुद ही कैब बुक कर ली। दिन में मेडिकल कॉलेज की क्लासेस थी, इसलिए हमने तय किया कि इलाज रोज रात 9 बजे होगा। जाने से पहले मैंने पूछा, कल रात मैं आपसे कहाँ मिलूं? सू जिक्सी ने कुछ देर सोचकर कहा, यूक्शी टेरेस। एड्रेस नोट करने के बाद मैंने मुड़कर उसकी तरफ देखा। कल मिलते हैं बॉस सू। मेरी कैब अंधेरे में गायब हो गई। सुजुकी काफी देर तक वहीं खड़ी रही। कल मिलते हैं, ये शब्द सुनकर उसे घबराहट हो रही थी। उसने इतने सालों में बड़ी मुश्किल से अपने दिल को शांत करना सीखा था, पर श्याओ चुनान के वापस आते ही उसके दिल में फिर से तूफान आ गया था। अगले दिन क्लासेस खत्म होने के बाद मैं युक्सी टेरेस जाने के लिए कैब का इंतजार कर रहा था। तभी मुझे लगा कोई मुझे घूर रहा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक लड़की बड़ी बड़ी आंखों से मुझे हैरानी से देख रही थी। वो दौड़कर मेरे पास आई। हेलो ब्रदर, मेरा नाम मेंग ची है। आपका नाम क्या है? मुझे वो लड़की दिलचस्प लगी, तो मैंने भी मुस्कुराकर अपना इंट्रोडक्शन दिया। मेरा नाम शाओ चुनान है। क्या क्या आप शाओ ग्रुप के बॉस शाओ कांगन के बेटे हैं? मैं हैरान रह गया। शाओ फैमिली को नॉर्थ सिटी छोड़े 5 साल हो चुके थे, फिर भी ये छोटी सी लड़की मुझे कैसे जानती है? मैंने हाँ में सिर हिलाया। फेक डेथ का नाटक मैंने सू जिक्सी से दूर रहने के लिए किया था, पर अब जब हमारे बीच सब नॉर्मल हो गया है तो ये नाटक जारी रखने का कोई मतलब नहीं था। मेरी बात सुनते ही वो खुशी से उछल पड़ी। मैं जानती थी, कोई आपके जैसा होबू कैसे दिख सकता है? मैं कंफ्यूज था। तुम मुझे जानती हो? नंगची की आंखें चमक रही थीं। दादा चुनान, शायद आप भूल गए हो, पर मैं आपको जिंदगी भर नहीं भूल सकती। पहले मैं बहुत मोटी थी और स्कूल के बच्चे मुझे बुली करते थे। तब आपने आकर मुझे उन लड़कियों से बचाया था। मैंने मुस्कुराकर कहा, लोगों की बातों पर ध्यान मत दिया करो। तुम बहुत अच्छी हो और आगे चलकर और भी खूबसूरत बनोगी। पर मुझे अफसोस था कि उस घटना के तुरंत बाद मैं शहर छोड़कर चला गया था और बाद में मेरी डेथ की खबर आ गई। वो लड़की खुशी खुशी मुझे अपनी गाड़ी में बिठाकर ले गई।
जब उसे पता चला कि मैं कहाँ जा रहा हूँ तो वो और भी एक्साइटेड हो गई। ब्रदर, क्या आप यहीं रहते हैं? मेरा घर भी यहीं है, पर ये तो बॉस सूजिक्सी का घर है। मैं हैरान था। मैं यहाँ एक मरीज का इलाज करने आया हूँ। तुम सूजिक्सी को जानती हो, वो मेरी बड़ी बहन मेंग वे की कॉलेज फ्रेंड है। ब्रदर, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको सेफली ड्रॉप कर दूंगी। थोड़ी ही देर में गाड़ी यूक्सी टेरेस के बाहर रुक गई। मैंने उसे थैंक यू कहा। जाते जाते मेंची मुस्कुराई। ब्रदर चुनान, कभी टाइम मिले तो हमारे घर डिनर पर आइएगा। मैंने मुस्कुराकर हाँ कर दी और ऊपर चला गया। मैंने दरवाजा खटखटाया। सुजिक्सी ने दरवाजा खोला। अंदर आ जाओ। बेडरूम कहाँ है? एक्यूपंक्चर के लिए तुम्हें लेटना पड़ेगा। सुजिक्सी चुपचाप मुझे बेडरूम में ले गई। उसने 1 मिनट कहा और किचन में चली गई। जब वो वापस आई तो उसके हाथ में फ्रेश आइस्ड ब्लैक टी का गिलास था। ये देखकर मैं हैरान रह गया। आइस्ड ब्लैक टी मेरी फेवरेट ड्रिंक थी, पर काम की वजह से मैं सिर्फ हॉस्पिटल कैंटीन का खाना ही खा पाता था और मैंने बहुत समय से ये नहीं पी थी। पर सुजिक्सी को कैसे पता कि मुझे ये पसंद है? खैर, मैंने ज़्यादा नहीं सोचा और अपना एक्यूपंक्चर किट निकाल लिया। बॉस सू, अब आप लेट सकती हैं। सुजिक्सी ने आंखें बंद कर ली और लेट गई। वो इतनी नर्वस थी कि उसका पूरा शरीर अकड़ गया था और उसने अपनी मुट्ठियां कसकर बंद कर ली थी। मुझे उसे देखकर थोड़ी हंसी आ गई। क्या सू जिक्सी सुइयों से डरती है? डायरेक्टर हो के सामने तो ये कितनी नॉर्मल थी। मैंने प्यार से उसे समझाया, बॉस सू, रिलैक्स रहिए, थोड़ा सा दर्द होगा पर जल्दी ठीक हो जाएगा। मैंने पूरी अटेंशन के साथ पहली सुई लगाई। दर्द और घबराहट के मारे सू जिक्सी की हालत खराब हो रही थी। मेरे इलाज के दौरान सू जिक्सी की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे सिर्फ मेरी प्यार भरी आवाज सुनाई दे रही थी, बस थोड़ा सा और बर्दाश्त करो। आखिरकार दर्द से लड़ते लड़ते वो गहरी नींद में सो गई। मैंने राहत की सांस ली। एक्यूपंक्चर के बाद नर्व्स रिलैक्स हो जाती हैं, इसलिए नींद आना नॉर्मल है। मैंने प्यार से उसे ब्लैंकेट ओढ़ाया और दबे पांव कमरे से बाहर निकल गया। जब मैं नीचे पहुंचा तो बाहर जोरों की बारिश हो रही थी। दरवाजे के पास एक हैंडसम आदमी छाता समेट रहा था। मुझे देखकर वो सुन्न रह गया। शोचनान, तुम मरे नहीं। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, माफ करना तुम्हारी उम्मीदों पर पानी फेरने के लिए, पर मैं जिंदा हूं। मुझे लगा था कि सू जिक्सी ने मेंग जिहाओ को सब बता दिया होगा। आखिर हाई स्कूल में वो दोनों हमेशा साथ रहते थे। मेंग जिहाओ का चेहरा गुस्से से सफेद पड़ गया। ये सब क्या बकवास है? मुझे उससे बहस करने का कोई शौक नहीं था। ये तुम खुद सू जिक्सी से पूछ लेना। पर जिहाओ ने रास्ता रोक लिया। तुम जिक्सी के घर में क्या कर रहे हो? मैं उसका इलाज करने आया हूँ। जिहाओ को मेरी बात पर शक हुआ। जिक्सी बिल्कुल ठीक है, उसे क्या बीमारी हो सकती है? मैं समझ गया कि जिक्सी ने उसे कुछ नहीं बताया है। कोई बड़ी बीमारी नहीं है, बस सरदर्द है। कुछ दिन एक्यूपंक्चर के बाद ठीक हो जाएगी। माफ करना मेंग यंग मास्टर, मुझे देर हो रही है। पर मेंग जिहा ने गुस्से में मेरा रास्ता फिर से रोक लिया। तुम 5 साल तक गायब रहे और अब अचानक वापस आ गए। शहर में इतने डॉक्टर्स हैं, फिर जिक्सी ने आखिर तुम्हें ही क्यों चुना? तुम चाहते क्या हो? मैंने उसकी आंखों में देखकर ठंडे लहजे में कहा, मैं जानता हूं तुम क्या सोच रहे हो। मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, मुझे सूजिक्सी से कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेंग जिहाओ की आंखों में नफरत भरी थी, मुझे याद है। पर फिर भी तुमने उसके लिए अपनी जान दे दी, और वो भी मेरे बर्थडे वाले दिन। पिछले 5 सालों से जिक्सी हर साल मेरे बर्थडे पर तुम्हारी कब्र पर आती है। क्या ये भी तुम्हारा दिखावा था? ये सुनकर मैं सन्न रह गया। मुझे सच में नहीं पता था कि उसने ऐसा कुछ किया है। मुझे हैरान देखकर जिहा और भड़क गया। मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा के लिए मेरी और जिक्सी की जिंदगी से दूर चले जाओ। मैं चला जाऊंगा, पर अभी नहीं, उसका इलाज पूरा होने के बाद। ये कहकर मैं बारिश में जाने लगा। तभी पीछे से एक आवाज आई, शोजनन। मैंने मुड़कर देखा तो सू जिक्सी खड़ी थी। बारिश हो रही है, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। मैंने मना कर दिया, कोई बात नहीं, जिहाओ को तुम्हारे साथ रहने दो। और सू जिक्सी का रवैया एकदम सख्त हो गया। जिहाओ, तुम घर जाओ, मैं और ड्राइवर डॉक्टर शाह को छोड़कर आते हैं। मेंग जिहाओ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, पर वो कुछ बोल नहीं पाया। सू जिक्सी ने छाता खोला और मुझे दे दिया। चलो डॉक्टर शॉ। उसकी ये जिद देखकर मैंने बहस करना ठीक नहीं समझा और हम दोनों एक ही छाते के नीचे बारिश में कार की तरफ चल पड़े। कार ज्यादा दूर नहीं थी। हम दोनों पीछे की सीट पर खामोशी से बैठे थे। अजीब सी टेंशन दूर करने के लिए मैंने ही बात शुरू की। सुना है जिस दिन मुझे चोट लगी थी उस दिन मेंग जिहाओ का बर्थडे था, और तुम हर साल उसी दिन मेरी कब्र पर आती थी। मेंग जिहाओ को ये बात अच्छी नहीं लगी। तुम्हें उसे समझाना चाहिए। मेरी वजह से तुम दोनों का रिश्ता खराब नहीं होना चाहिए।
मेरी बात सुनकर सुजिक्सी ने झुंझलाकर अपनी भौहें सिकोड़ ली। मेरा और जिहाओ का क्या रिश्ता है? मैं हैरान था। क्या तुम उसे पसंद नहीं करती? मेरी वजह से तुमने उसका बर्थडे खराब कर दिया। तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। सू जिक्सी ने बर्फीली नजरों से मुझे घूरा। तुम्हें किसने कहा कि मैं मैंग जिहाओ को पसंद करती हूँ? मेरा और उसका रिश्ता बिल्कुल वैसा ही है जैसा तुम्हारा और बाय रोनन का है। मैं समझ गया। मतलब वो मैंग जिहाओ को सिर्फ अपना भाई मानती है। सू जिक्सी मुझे घूरती रही। अगर तुम और रोनन भाई बहन हो सकते हैं तो क्या मैं और जिहाओ बहन भाई नहीं हो सकते? वो मेरे टाइप का नहीं है। जिहाओ बचपन से ही बिना माँ के पला था, इसलिए वो सू जिक्सी पर बहुत डिपेंड करता था और जिक्सी भी उसकी एक बड़ी बहन की तरह देखभाल करती थी। पर मेरी मौत के बाद ही जिक्सी को समझ आया कि असल में प्यार क्या होता है। इसलिए जब जिहाओ ने उसे प्रपोज किया तो उसने तुरंत मना कर दिया और तब से उन दोनों के बीच दूरियां आ गईं। ये सुनकर मैं हैरान रह गया। मैंने बिना सोचे पूछ लिया, तो तुम्हें कैसे लड़के पसंद हैं? सू जिक्सी ने कोई जवाब नहीं दिया। बस वो लगातार मुझे देखती रही। उसकी नजरों से मुझे अजीब सी घबराहट होने लगी। अगर नहीं बताना तो मत बताओ। मैंने मुंह फेर लिया और खिड़की के बाहर देखने लगा। पर मेरे अंदर का जासूस जाग चुका था। मैं सच में जानना चाहता था कि आखिर सुजिक्सी के टाइप का लड़का कौन हो सकता है। दूसरी तरफ मैंग जिहाओ उन दोनों को जाते हुए देख रहा था। उसकी आंखों में जलन और नफरत साफ थी। वो गाड़ी चलाकर युशुवान विला पहुंचा, जहां सु योनी अपनी बिल्ली के साथ खेल रहे थे। जिहाओ ने पास जाकर कहा, सु ग्रैंडपा, शाओ चुनन वापस आ गया है। उसने सारी बात बताई कि कैसे चुनन ने सबको बेवकूफ बनाया और अब जिक्सी की यह हालत उसी की वजह से है। सु युआनी ये सुनकर दंग रह गए। अगले दिन वीकेंड पर मुझे एक कॉल आया। क्या मैं मिस्टर शाओ से बात कर रहा हूँ? मैं सु युआनी हूँ। मेरे हाथ से फोन गिरते गिरते बचा, एस सु ग्रैंडपा। नमस्ते। सुयुआनी का लहजा ऐसा था जैसे उन्हें मेरे जिंदा होने का पहले से ही पता हो। उन्होंने मुझे बताया कि आज रात जिक्सी घर आएगी और मुझे वहां कर उसका ट्रीटमेंट करना होगा। मैं मना नहीं कर पाया और आखिरकार मुझे यस कहना ही पड़ा। ग्रैंपा ने मुझे तय समय से आधा घंटा पहले बुलाया था। फोन रखने के बाद मैं काफी घबराया हुआ था। मुझे डर था कि पुरानी गलतफहमियों की वजह से वो आखिर मेरे साथ क्या करेंगे। सुयुआनी ने जिक्सी को कॉल करके बताया कि उसे आज रात घर आना है क्योंकि शाओ चुनान वहां आने वाला है। जिक्सी ये सुनकर भड़क गई। आपने उसे कांटेक्ट क्यों किया? ग्रैंडपा ने कहा कि उसकी सेहत के बारे में बात करना जरूरी है। उन्होंने मजाक में यह भी कहा कि शायद जिक्सी का दिल अभी भी चुनान के लिए धड़कता है। उधर ली युआनयुआन जब जिक्सी से मिलने आई तो उसने देखा कि जिक्सी गुस्से में वहां से निकल रही थी। जिक्सी ने चिढ़कर कहा कि वो वापस आकर हिसाब लेगी। मैं भारी मन से सू फैमिली विला पहुंचा। वहां सू युआनी अपनी व्हीलचेयर पर थे और पास ही मैंग जिहाओ खड़ा था। इतने सालों बाद ग्रैंडपा थोड़े शांत लग रहे थे। मैंने उन्हें बैठने का इशारा किया और जिक्सी की बीमारी को छुपाते हुए कहा कि बस नींद की कमी और सरदर्द है, जो एक्यूपंक्चर से ठीक हो जाएगा। मैं ही चाहता था कि वो सब फालतू में फिक्रवरी करें। सो युआनी को थोड़ा शक हुआ कि अगर मैं जियांगचेन हॉस्पिटल में स्पेशलिस्ट हूँ तो इतने छोटे काम के लिए क्यों आया। मैंने समझाया कि डायरेक्टर हो इस काम के एक्सपर्ट हैं पर वो आ नहीं सके, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा है। तभी मेंग जिहाओ बीच में बोला, इतने डॉक्टर्स में से तुम्हें ही क्यों चुना? कहीं तुम जानबूझकर जिक्सी के पास वापस तो नहीं आए? ग्रैंडपा ने उसे बाहर जाने को कहा और मेरा दिल फिर से तेज धड़कने लगा। जिक्सी बहुत तेजी से घर पहुंची और सीधे चुनान के बारे में पूछा। जिहाओ ने बताया कि वो अंदर ग्रैंडपा के साथ है। जिक्सी अंदर आई और जो उसने देखा उसे देखकर वो आग बोला हो गई। मैं ग्रैंडपा के पुराने जख्मों को चेक करने के लिए उनके पैरों के पास बैठा था। जिक्सी ने झपटकर मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खड़ा कर दिया। शोचुनन, क्या तुम किसी के भी आगे झुक जाओगे? कहाँ गया तुम्हारा वो शाओ फैमिली वाला एटीट्यूड? मैं एकदम सुन्न रह गया। मैं तो बस ग्रैंडपा के जख्म देख रहा था। जिक्सी ये सुनकर ठिठक गई। ग्रैंडपा ने भी हंसते हुए कहा कि वो बस मेरी मेडिकल स्किल्स देख रहे थे। तभी नौकर शार्क फिन सूप ले आए। जिक्सी को याद आया कि सालों पहले जब उसके पिता शाओ फैमिली के घर गए थे तो उनका स्वागत इसी से हुआ था। उसे एहसास हुआ कि उसने ग्रैंडपा को गलत समझा था। ग्रैंडपा ने सबको खाने के लिए बुलाया और जिक्सी मुझे ऊपर ले गई। ग्रैंडपा ने जिहाओ को सलाह दी कि वो जिक्सी पर अपना टाइम बर्बाद करना बंद करे, क्योंकि दुनिया में और भी लड़कियां हैं। जिहाओ गुस्से में वहां से निकल गया। इलाज खत्म करके मैंने वहां से जाने का फैसला किया। ग्रैंडपा ने ड्राइवर को छोड़ने के लिए कहा, पर मैंने मना कर दिया और अकेले ही उस रास्ते पर निकल पड़ा जहां कभी हमारा पुराना घर हुआ करता था। जब जिक्सी की नींद खुली तो मैं वहां नहीं था।
वो बदहवास होकर नीचे आई और मेरी तलाश में निकल गई। रास्ते में उसने देखा कि मैं अपने पुराने घर के सामने खड़ा हूँ। उसने गाड़ी रोकी और मेरे पास आकर खड़ी हो गई। क्या अंदर जाकर देखना चाहते हो? मैंने मायूसी से कहा। रहने दो, अब वहां कोई और रहता होगा। पर जिक्सी ने कहा, कोई बात नहीं, वहां रहने वाला मेरा दोस्त है। 1 मिनट बाद दरवाजा खुला और सामने शू अंकल खड़े थे। वो हमारे पुराने ड्राइवर थे। मुझे जिंदा देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। यंग मास्टर, आप जिंदा हैं। मैंने उन्हें सब समझाया। जिक्सी ने बताया कि जिस दोस्त ने ये घर खरीदा, उसने अंकल को ही घर की देखरेख के लिए काम पर रख लिया था। शिव अंकल ने खुशी खुशी कहा, मालिक, आप अंदर आकर देखिए, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है। मैंने मुस्कुराकर मना कर दिया, क्योंकि अब ये किसी और का घर था। जाते जाते अंकल ने कहा कि जब भी मन करे आ जाना, यहाँ कोई नहीं रहता। जिक्सी ने मुझे मेरे घर छोड़ा और कार से उतरते वक्त पूछा, चुनन, कल का क्या प्लान है? उसने मुझसे पूछा। अगर तुम फ्री हो तो मैं तुम्हें शहर घुमा देती हूँ। इसे बस अपने इलाज की फीस समझ लो। नॉर्थ सिटी इन 5 सालों में बहुत बदल गया था और मेरा भी मन था उसे देखने का, पर जिक्सी के साथ जाना मुझे अजीब लग रहा था। मैंने मना कर दिया, नहीं, कल मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। जिक्सी ने बस सिर हिला दिया। घर पहुंचते ही मेंची का कॉल आ गया। चुनान भाई, कल हम घूमने जा रहे हैं, नो एक्सक्यूजेस। मैंने बहाना बनाया पर वो नहीं मानी। कल सुबह 10 बजे मैं तुम्हें लेने आऊंगी और मेरी दूसरी बहन मेंग जिया भी साथ होगी। और अगले दिन वो सच में पहुंच गई। हम पूरा दिन मजे करते रहे। पर उधर ली युआनियन ने जिक्सी को मेरी एक फोटो दिखाई जिसमें मैं मेंग जिया को सहारा दे रहा था। ये फोटो देखते ही जिक्सी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। पढ़ाई का बहाना बनाकर वो मेंग जिया के साथ घूम रहा है। उसने फौरन मुझे कॉल किया और पूछा, क्या तुम्हारी पढ़ाई खत्म हो गई? हाँ हाँ, बस अभी खत्म की है। मैं उसे सच नहीं बता पाया। जिक्सी ने कड़क आवाज में कहा, अभी तभी मेरे घर आओ। जब मैं वहां पहुंचा तो लाइट्स बंद थीं। मैंने देखा कि जिक्सी अंधेरे में सोफे पर लेटी है। जैसे ही मैंने अपना बैग रखा, पीछे से एक ठंडी आवाज आई, मिंग जिया के साथ घूमना कैसा रहा? मैं डर के मारे उछल पड़ा। वो ठीक था। क्या मैं लाइट्स जला दूं? आपका इलाज करना है। पर जैसे ही मैं उसके पास से गुजरा, उसने मेरा हाथ पकड़कर खींच लिया। मेरा बैलेंस बिगड़ा और हम दोनों सोफे पर गिर पड़े। वो नशे में थी। बॉस सू, आप होश में तो हैं? मैं शाओ चुनान हूं। पर उसने कुछ नहीं कहा, बस अपनी लाल आंखों से मुझे देखती रही। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। मैंने उठने की कोशिश की, पर उसने मुझे और कसकर जकड़ लिया। वो किसी मासूम बच्चे की तरह मुझ पर लद गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, इसलिए मैं बस चुपचाप वहां पड़ा रहा। आखिरकार जब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैं कहा, सुजिक्सी, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। वो धीरे से पीछे हटी और मैंने झपट कर अपना सामान उठाया और वहां से भाग निकला। बाहर आते ही डायरेक्टर हुओ का कॉल आया। मैंने उनसे शिकायत की, डायरेक्टर, मैं सुजिक्सी का इलाज नहीं कर सकता। वो बहुत ही अजीब औरत है। पर डायरेक्टर ने मुझे मेरा फर्ज याद दिलाया। मैं दोबारा हिम्मत जुटाकर अंदर गया। रात का इलाज अभी अधूरा था। जिक्सी बिस्तर पे लेटी मुझे ऐसे देख रही थी जैसे उसे यकीन ही ना हो कि मैं बस आ गया हूं। दूसरी तरफ मिंग वे ने अपनी बहन मेंग जिया को जमकर फटकारा, तुम्हारा श्याओ चुनान के साथ क्या चक्कर है? क्या तुम्हें पता नहीं कि उसका जिक्सी के साथ क्या रिश्ता है? और मिंग जिया अपनी बात पर अड़ी थी। तो क्या हुआ? वो सिंगल है और जिक्सी को पसंद नहीं करता। मैं उससे प्यार करती हूँ और उसे हासिल करके रहूंगी। मेंग वे ने गुस्से में एक जोरदार थप्पड़ अपनी बहन के चेहरे पर जड़ दिया। तुम होश में आओ। मेंग जिया रोते हुए वहां से चली गई। उधर जब मैं जिक्सी के घर से निकला तो डायरेक्टर का फिर से कॉल आया। चुनान, तुम्हारी बहन के साथ कुछ हादसा हुआ है, जल्दी उसे कॉल करो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने रोनान को कई बार फोन किया पर उसने नहीं उठाया। मैंने घबराकर गाओ यान को कॉल किया। यान, जल्दी मेरे अपार्टमेंट पर जाओ और देखो रोनान ठीक तो है। यान वहां पहुंचा तो देखा कि रोनान जूते पहने ही बेड पर पड़ी रो रही थी। वो पूरी तरह टूट चुकी थी। इधर मैंगजिया ने अगले दिन से मेरा पीछा करना शुरू कर दिया। शाम को जब मेरी क्लास खत्म हुई तो वो फिर अपनी कार लेकर खड़ी थी। चुनान भाई, क्या आप जिक्सी के घर जा रहे हैं? मैं आपको छोड़ देती हूँ। मुझे पता था कि ये सब इत्तेफाक नहीं है। कार में मैंने उससे पूछा, तुम्हें क्या हुआ है? ये सब क्या है? उसने सीधे मेरी आंखों में झांका। मैं आप पसंद करती हूँ, क्या मैं आपको डेट कर सकती हूँ? मैं सन्न रह गया। तुम पागल हो गई हो क्या? तुम अभी सिर्फ 18 साल की हो और मैं तुमसे बहुत बड़ा हूँ। पर वो लड़की नहीं मानी। एज बस एक नंबर है चुनान भाई, मैंने उसे सख्त लहजे में कहा।
ये सब बचपना बंद करो और घर जाओ। जब मैं जिक्सी के घर पहुंचा तो उसने एक अजीब सी फरमाइश की, क्या आज तुम मेरे जागने तक यहीं रुक सकते हो? मैंने साफ मना कर दिया। चुनान ब्रदर, क्या आप सूजिक्सी के घर जा रहे हैं? मेरी घर ही जा रही हूँ, तो चलिए मैं आपको ड्रॉप कर देती हूँ। हालांकि मुझे यकीन नहीं था कि ये महज एक इत्तेफाक है, फिर भी मैं कार में बैठ गया। मैंने उलझन में मेंग जिया की ओर देखा और पूछा, क्या तुम्हें कोई धक्का लगा है? उसने बिना कुछ छुपाए अपनी बात कह दी, कोई शौक नहीं लगा है, बस मैं आपको चेज करना चाहती हूँ, क्या ये मंजूर है? मैं तो सन्न रह गया। मेंग जिया, तुम क्या बकवास कर रही हो? वो अभी सिर्फ 18 साल की थी और मैं उससे पूरे 5 साल बड़ा। पर वो बड़ी सीरियस लग रही थी। आजकल ब्रदर सिस्टर रोमांस का ट्रेंड है ना। अगर प्यार सच्चा हो तो एज महज एक नंबर है। मैं जानता था कि वो क्या करना चाहती है, पर मैंने साफ कह दिया, मैं इस बचकाने खेल में शामिल नहीं होना चाहता। अगर प्यार का भूत चढ़ा है तो अपनी उम्र का कोई लड़का ढूंढो। मेंग जिया चुप हो गई और उसने आगे कुछ नहीं कहा। जब हम मंजिल पर पहुंचे तो उसने मेरी ओर देखा। चुनान ब्रदर, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। मैं यहीं इंतजार करूंगी और आपको छोड़ दूंगी। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैंने बस अपनी भौहें सिकोड़ी और उसे घर जाने को कहा। सुविला के अंदर जैसे ही मैं ट्रीटमेंट शुरू करने वाला था, जिक्सी ने अचानक कहा, क्या आज रात तुम मेरे जागने तक रुक सकते हो? मैंने साफ मना कर दिया। जिक्सी एक पल के लिए रुकी और फिर तेजी से अपने फोन में अलार्म सेट करने लगी। उसे इस तरह देखकर मुझे बड़ी अजीब सी फीलिंग आई, ये तुम क्या कर रही हो? जिक्सी ने अजीब अंदाज में कहा, मुझे थोड़ी देर में पेट में दर्द होगा, इसलिए अलार्म सेट कर रही हूँ। ट्रीटमेंट जल्दी खत्म हो गया, पर जब मैं नीचे पहुंचा तो देखा कि मेंग जिया की कार अब भी वहीं खड़ी है। मुझे देखते ही वो बाहर निकली। चुनान ब्रदर, चलिए मैं आपको घर छोड़ देती हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आजकल लड़कियां इतनी डेस्परेट क्यों हो रही हैं। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, जिया मेरी बातें क्या तुम्हें समझ नहीं आती? मैं उसे मना करने ही वाला था कि तभी पीछे से हाई हील्स की आवाज आई। मुझे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं थी। मैं समझ गया कि वो सू जिक्सी है। मुझे हैरत हुई कि आखिर वो इतनी जल्दी कैसे जाग गई। सू जिक्सी की बर्फीली नजरें मेंग जिया पर टिकी थीं। जिया जिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेंग जिया ने बड़ी ढिठाई से जवाब दिया, सू दे, मैं बस चुनान ब्रदर को घर छोड़ने हूँ। उसने मुझे कार में बैठने का इशारा किया। चुनान ब्रदर, चलिए ना। सू जिक्सी का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, वो तेजी से मेंग जिया के पास पहुंची। अगर तुम्हारी बहन ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई तो ये काम मैं करूंगी। और अगले ही पल सुजिक्सी ने एक जोरदार थप्पड़ मेंगजिया के गाल पर जड़ दिया। मेंगजिया सन्न रह गई। मैंने तुरंत बीच बचाव किया। सुजिक्सी, ये क्या पागलपन है? वो मेंग वे की बहन है, तुम्हारी पुरानी सहेली। तुम उस पर हाथ कैसे उठा सकती हो? सुजिक्सी ने नफरत भरी नजरों से मेरी ओर देखा। जहां तक मुझे याद है तुम्हारी पहले से एक गर्लफ्रेंड है। अगर तुम्हें इतना ही एडवेंचर पसंद है तो मेरे साथ खेलो, किसी मासूम बच्ची की जिंदगी बर्बाद मत करो। इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी कर पाता, सुजिक्सी ने अचानक मुझे अपनी ओर खींचा और मेरे होठों को बुरी तरह चूमने लगी। मेंगजिया ये नजारा देखकर दंग रह गई। उसे अपनी बहन की वो बात याद आ गई कि श्याओ चुनान आखिर सुजिक्सी के लिए क्या मायने रखता है। जिया जिया को अब समझ आ गया था कि ये कोई मजाक नहीं है। वो अपनी कार में बैठी और वहां से भाग निकली। करीब 3 मिनट बाद सुजिक्सी ने आखिरकार मुझे छोड़ा। मैं बेदम होकर पास के पोल का सहारा लेकर गहरी सांसें लेने लगा। उसने मेरा फर्स्ट किस इतनी बेरहमी से छीन लिया था, और शर्म की बात यह थी कि मेरा दिल पागलों की तरह धड़क रहा था। सुजिक्सी वहां से भाग गई। अपने अपार्टमेंट पहुंचकर मैंने कांपते हाथों से उसे मैसेज किया, बॉस सू, मुझे लगता है कि अब मैं आपका ट्रीटमेंट जारी नहीं रख पाऊंगा। कल से मैं नहीं आऊंगा। उधर सुजिक्सी की आंखों में आंसू थे, पर उसकी आवाज सख्त थी। तो क्या अब तुम ये सब बीच में ही छोड़ दोगे? चुनान, जब तुम नॉर्थ सिटी आए थे तो मैंने मना किया था, पर तुम अपनी जिद पर रहे। अब जब खेल शुरू हो चुका है तो पीछे हटने का रास्ता बंद है। माहौल अब पहले जैसा नहीं रहा था। सू जिक्सी ने ठंडे लहजे में कहा, ट्रीटमेंट शुरू हो चुका है, अब तुम मना नहीं कर सकते। ये सुनकर मेरा दिल बैठ गया। तो बॉस सू, अब आप मुझे थ्रेट दे रही हैं, बिल्कुल उस पुराने नाइटमेयर की तरह। क्या आप फिर से शाओ फैमिली को बर्बाद करना चाहती हैं? मैंने एक एक शब्द चबाकर कहा, तो उस दिन समंदर किनारे किए गए उन वादों का क्या हुआ? क्या वो सब महज एक नाटक था? सुजिक्सी को वो वादे याद आए जो उसने समंदर की लहरों के बीच किए थे। उसकी आंखों से एक आंसू टपक पड़ा। शाओ चुनान, तुम्हें नॉर्थ सिटी वापस नहीं आना चाहिए था। तुम्हें मेरे सामने कभी नहीं आना चाहिए था। इतना कहकर उसने कॉल काट दिया।
मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कहना क्या चाहती है। रात को भाई रोनान वापस आई। उसे देखकर मेरा लहजा बदल गया। आखिर तुम्हारी लड़ाई किससे हुई है? मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल किया? रोनान गुस्से में थी। वही मेरे डैड बाई गुआमिंग। अगर वो सू जिक्सी को तुम्हारा एड्रेस न बताते तो आज ये नौबत ना आती। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, शायद अंकल की कोई मजबूरी रही होगी। गौयाहान ने मुझे बताया था कि रोनान का मूड ठीक नहीं है और वो काफी रोई है। अपार्टमेंट के अंदर पहुंचकर रोनान ने कमरे का जायजा लिया। भाई, आप इस मामूली सी जगह में कैसे रह रहे हैं? आप यहाँ कोर्स करने आए हैं, कोई ट्रैवल करने नहीं। तभी उसकी नजर मेरे चेहरे पर पड़ी। भाई, आपके होठों पर यह चोट कैसे लगी? मैं बात घुमा दी, वो बस गलती से लग गई। रोनन ने टीवी चला दिया, पर वो बार बार मेरी ओर देख रही थी। भाई, आप यहाँ नॉर्थ सिटी क्यों आए? आप तो सूज इक्सी से दूर रहना चाहते थे ना? ये सवाल मुझे चुभ रहा था। मैंने नजरें चुराते हुए कहा, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, हम नहीं मिलेंगे, तुम अपनी फिक्र करो। अगले दिन रोनान के जाने के बाद ली योनवान का कॉल आया। शाओ चुनान, मैं तुम्हारे अपार्टमेंट के नीचे हूँ, नीचे आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। मैं मना करना चाहा, अगर बॉस सू की बीमारी के बारे में है तो मुझे कुछ नहीं कहना। मैं यहाँ ट्रीटमेंट की भीख मांगने नहीं आई हूँ। ली युआनवान की आवाज में एक भारीपन था। बस मेरी कुछ बातें सुनो और फिर मैं चली जाऊंगी। मैं आखिरकार नीचे गया। मिस ली, अब क्या कहना बाकी है? उसने मेरी आंखों में झांका। मैंने कहा था न कि सू जिक्सी 10 दिनों तक नहीं सोई थी, जिसके बाद उसे ये बीमारी हुई। पर क्या तुम जानते हो कि वो क्यों नहीं सोई थी? मैं उलझन में उसे देखने लगा। तुम्हें नहीं पता होगा, क्योंकि तुम तो अपनी मौत का नाटक करके आराम से जांगचंग चले गए थे। ली युआन की नफरत साफ दिख रही थी। तुम्हारी मौत के बाद वो तुम्हारी कब्र के पास 10 दिन और 10 रातें खड़ी रही। वो वहां से तब तक नहीं हिली जब तक वो बेहोश होकर हॉस्पिटल नहीं पहुंच गई। तभी से उसे ये इंसोम्निया और सरदर्द की बीमारी है। शाहचुनन, इन 5 सालों में तुम यूरोप गए, डॉक्टर बने, गर्लफ्रेंड बनाई और अपनी फैमिली के साथ खुश रहे। पर क्या तुम्हें पता है कि जिक्सी ने ये 5 साल कैसे काटे हैं? मैं सुनने खड़ा रह गया। मुझे पता था कि मेरी फेक डेथ से उसे दुख होगा, पर वो इस हद तक टूट जाएगी ये मैंने कभी नहीं सोचा था। ली युआनवान ने आगे कहा, वो उस एक्सीडेंट के गिल्ट से कभी बाहर नहीं आ पाई। उसे लगा कि तुम्हारी मौत की वजह वो है, और उसे माफी मांगने का मौका तक नहीं मिला। वो आज भी उस मलबे में दबी हुई है। मैं खामोश था, मेरा दिल भारी हो रहा था। 10 रातें। सुजिक्सी इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती है? जब उसे जियांगचंग में पता चला कि तुम जिंदा हो तो उसने सब कुछ भुला देने का फैसला किया था। यहाँ तक कि बाई फैमिली के खिलाफ केस भी उसने तुम्हारी वजह से वापस लिया। वो नहीं चाहती थी कि तुम फिर से किसी मुसीबत में पड़ो। अगर मैंने उसे ट्रीटमेंट के लिए राजी ना किया होता तो शायद आज ये सब नहीं होता। मुझे नहीं पता कि तुमने और उसने आखिर ऐसा क्या किया कि तुम अब पीछे हट रहे हो। पर चुनान, सू जिक्सी ने तुम्हारी वजह से 5 साल का नर्क झेला है।